look at the kind of violence जो बंगाल में होता है इलेक्शंस के दौरान या पॉलिटिकल वायलेंस, वो इंडिया में कहीं नहीं होता है. The West Bengal has reported several instances of post-poll violence in the states where elections have been historically violent. 2018 में इनफैक्ट टीएमसी ने कुछ 30% सीट्स अनकंटेस्टेड जीते by default. The reason? Political violence and the intimidation it created. Bengal is a prime example in India. वो होता है ना, कोई जमींदार अगर वो फटे कपड़ों में आप उसको देख लो किसी सड़क पे, तो कैसा फील होगा, यार ये कैसा जमींदार था, आज कैसे देख रहे हैं इसको. तो उस प्रकार का दुख होता है उस स्टेट को देख के कि व्हाट हैव वी मेड ऑफ दैट स्टेट. क्लाइव जब वापस गया यहाँ से, एंड क्लाइव ही जो बैटल ऑफ पलासी है उसकी जीत का सबसे बड़ा हीरो एक तरह से आप देखेंगे तो क्लाइव ही था. ब्रिटिशर्स के साथ वो पूरे रियासत को मिलाने के लिए. क्लाइव जब वापस जाता है ब्रिटेन तो उसके ऊपर यहाँ पर केस चलता है करप्शन का. वो इतने पैसे कमा के गया था. जब हम आज़ाद हुए थे तो बंगाल वाज द थर्ड हाईएस्ट इन इंडिया. देश में पर कैपिटा इनकम 100 रुपए थी एवरेज, तो बंगाल के 127 रुपए. 127 रुपए, बिल्कुल. अभी रीसेंट डेटा है 23-24 के आसपास का, अब वो 24वें स्थान पे है. देश का 100 रुपए है तो उसका 84 रुपए है. 1985 में राजीव गांधी पब्लिकली सेड कैलकाटा इज अ डाइंग सिटी. इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली जो लेबर मिनिस्टर थे उस सरकार में, उन्होंने कहा कि यार ये धरना प्रदर्शन तुम लोग फैक्ट्री के सामने करते ही रहते हो, अब सिर्फ धरना नहीं करो, घेराव करो. मतलब मैनेजर को घेर लो उसको केबिन के बाहर, निकलने ही मत दो उसको केबिन से. कोई अर्जेंटीना में वर्कर का स्ट्रगल है, उसको मैं पहले सपोर्ट करूंगा रादर देन इंडिया को सपोर्ट करने के. ममता बनर्जी की सरकार में ऐसा क्या हो रहा है कि जब दुर्गा पूजा होती है तो पंडाल पे अटैक हो रहे हैं. Violence broke out in West Bengal's Havra district on Sunday over a picture made during a drawing competition during a Durga Puja celebration. These are signalings, right? तो आप जैसे जैसे ऐसे सिग्नल्स देने लगते हैं तो what happens is वो बच्चा जो 5 साल का ये सुनते सुनते बड़ा हुआ कि हमें अलग देश मिलने वाला है, वो जब 25 का होगा तो उसके लिए रिवोल्ट करेगा ही करेगा. They had been groomed in that way. डायरेक्ट एक्शन का मतलब नहीं है कि अब हमारा देश लेने का समय आ गया. And hence संदेश खाली में शाहजहां वैसा कुछ कर पाता है. Now the showdown in Sandesh Khali. And hence मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा दंगा हो पाता है. How did we reach that stage? We reached that stage क्योंकि हेलो एंड वेलकम. आप जैसा मेरे बारे में जानते हैं एडवोकेट विकास, और आज मेरे साथ हैं मृत्युंजय शर्मा, द ऑथर ऑफ वेरी फेमस बुक ब्रोकन प्रॉमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार. बीटेक किया, एमबीए किया, सोशल एक्टिविस्ट है, और तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है. बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, जस्ट विल स्टार्ट विद द कन्वर्जेशन. तो मृत्युंजय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस. No, thank you for having me here. Looking forward to this conversation. I'm also looking forward to this conversation. Basically, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास कुछ केस आए थे in Bengal itself, the Kolkata, and I got to know about the law and order situation over there. जुडिशरी कैसे काम कर रही है, पुलिस कैसे काम कर रही है, बाकी का सिस्टम किस तरह का है. न्यूज़ में हम देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे चल रही हैं चीज़ें. तो मुझे लगा कि आप who's better than to talk about than you. तो मुझे अभी अगर हम बंगाल की बात करते हैं, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो हमारे बीइंग एन एडवोकेट, मैं शुरू तो वहीं से करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट एक टाइम पे 1774 में बंगाल में था. ब्रिटिश पीपल, दे हैड देयर कैपिटल इन कोलकाता. दे सेट अप देयर बिजनेस, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, प्रेस बहुत अच्छी थी, क्रांतिकारी बहुत आए हैं. बिल्कुल. हम देखेंगे उसमें अगर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, विवेकानंद हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, कालिका मंदिर आज भी फेमस है. बिल्कुल. लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत स्टार्क डिफरेंस है. यस. फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टू नाउ, और बहुत लंबी जर्नी है. तो अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो एक टाइम पे ब्रिटिश पीपल चोज कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, दैट एरिया. व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन कि वहाँ लोग आए क्यों, ताकि हम ये समझ पाए कि जो अभी कॉन्ट्रास्ट में हम देख रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन कहाँ से आएगी. सो आई थिंक यू समड इट अप वेरी वेल कि
कोलकाता या वेस्ट बंगाल क्या था एक समय में और आज क्या है, एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिकली मगर इनफैक्ट अगर आप जोग्राफिकली देखेंगे, इनफैक्ट अभी एक बहुत अच्छी बुक आई है सैम डालरिम्पल की 5 पार्टीशंस, एंड ही स्पीक्स ऑफ कि कैसे जैसे कई बार जो एक शब्द है, एक फ्रेज है अखंड भारत, तो एक वर्ग अखंड भारत की बात करता है, एक वर्ग उसका मजाक उड़ाता है। तो उसमें आप देखेंगे सैम डालरिम्पल ने कहा है कि एक्चुअली चूंकि देयर वाज नो पॉलिटिकल एंटिटी एज सच, और ब्रिटिशर्स कैलकाटा से रूल कर रहे थे एक लैंड एरिया पे जो उधर ईरान से एक्सटेंड करता था इधर सिंगापुर तक, एंड ऑल ऑफ दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम कैलकाटा, सो इट वाज एक्चुअली अखंड भारत एक्चुअली, right? Yes. And not long ago. This is just 125 years ago. Till आप बंगाल को डिवाइड करते हैं एंड कैपिटल लेट से मूव करते हैं, तब तक की बात कर रहे हैं हम। तो इतना रिसेंटली तक वो इतना बड़ा लैंड पार्सल को कंट्रोल करने वाला सेंटर कौन सा था? कैलकाटा था। आने की जहां तक बात है तो उस समय तक आप देखेंगे तो 2 मेजर जो भी ट्रेड रूट्स होते थे वो मेजरली वो कहीं ना कहीं पोर्ट पे उतरते थे, राइट? वो जमीन ढूंढते हुए। तो 2 ही मेजर एंट्रेंस थे इंडिया में, एक बॉम्बे था और एक कैलकाटा था। उस समय आप देखेंगे मुगल के समय तो ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, डच सब करीब करीब कैलकाटा, बंगाल पकड़ लीजिए आप, बंगाल पे आते हैं। जैसे पोर्तुगीज आप देखेंगे वो चित्तागोंग के एरिया में इनफैक्ट पहुंचते हैं। जो फ्रेंच और ब्रिटिश होते हैं वो हुगली रिवर के अराउंड वो फिर अपने सेटलमेंट्स बनाते हैं। फ्रेंच चंदन नगर में बनाता है बिकॉज एक तो कैलकाटा पोर्ट इन इटसेल्फ उस समय कोई नया डेवलप नहीं हुआ था, इट वॉज अ वेरी प्री एग्जिस्टिंग टाइम से वो पोर्ट, राइट? और जितने भी इंडियन एम्पायर्स रहे थे, राइट, आप इनफैक्ट प्री हिस्टोरिक जो आप एकदम शुरुआती के एम्पायर्स में चल जाइए, आप मौर्य, गुप्ता, सब, एंड ऑल ऑफ दोज वर सेंटर्ड मोस्टली अराउंड नॉर्थ ईस्ट में, जो पटना के अराउंड सेंटर्ड थे। आप देखेंगे यूपी के अराउंड सेंटर्ड थे उनके कैपिटल्स। तो कैलकाटा वाज द नेचुरल पोर्ट ऑफ चॉइस ट्रेड के लिए इन सारे किंगडम्स का। और आप देखेंगे कैलकाटा से साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ट्रेड होता था इनफैक्ट, ठीक है, अमेरिकाज में ट्रेड नहीं होता था, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ट्रेड था हमारा। और इनफैक्ट सबसे पहला डेस्टिनेशन, आप जब पुराने गाने सुनेंगे तो आप एक गाना सुनेंगे, मेरे पिया गए रंगून, राइट? रंगून वाज द फर्स्ट डेस्टिनेशन पीपल यूज्ड टू गो टू वर्क। वो इतना ज्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन था, राइट? तो कैलकाटा उस टाइम में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट था। दूसरा, बंगाल को एज अ प्रोविंस भी देखेंगे अगर आप, उस समय प्रोविंसेस तो थे नहीं, रियासतें थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और एक तरह से बंगाल को जब पलासी के युद्ध के बाद और 64 के जो उनका अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने बंगाल प्रोविंस जो बनाया, वो आज का उसमें बिहार भी था, आज का झारखंड था, आज का उड़ीसा था, वेस्ट बंगाल था, आज का बांग्लादेश था और पूरा नॉर्थ ईस्ट था, इंक्लूडिंग असम एंड ऑल 7 सिस्टर स्टेट्स। तो इतना तो बंगाल प्रोविंस एकदम पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर काम करता रहा और बहुत वर्षों तक काम करता रहा। उसका एक रीजन भी था, क्योंकि आप देखेंगे कैलकाटा वाज वेरी प्रॉस्पेरस इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट तो जूट था ही, क्योंकि अर्लियर डेज में व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैडंट हैपेंड, मशीन्स और ये सब नहीं आई थी, तो सबसे कॉमन चीजें क्या होती थी कंजम्पशन की? कपड़ा, खाना, घर, राइट? दिस इज द एंड ऑफ थिंग्स, राइट? एंड थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत वॉर्स के लिए इंजीनियरिंग एंड सो ऑन, बट वेरी लिमिटेड। तो कपड़े के मामले में कैलकाटा यूज्ड टू बी द सेंटर, या बंगाल आप बोले, क्योंकि जूट का जो प्रोडक्शन था वो मेजरली पूरा बांग्लादेश में था, जो आज का बांग्लादेश है, और पूरे जो जूट मिल्स थे वो अभी का जो वेस्ट बंगाल है आप उसको पकड़ सकते हैं, उसमें था। एंड इंडियन क्लोथ ना सिर्फ इंडिया में यूज होता था, बल्कि वर्ल्ड ओवर इट यूज टू गेट एक्सपोर्टेड, एंड इनफैक्ट ब्रिटेन तक वो एक्सपोर्ट होता है, एंड एवरीबॉडी यूज टू हैव इट। टी के लिए, टी के साथ भी वही था। इंडियन टी, जब फॉरेनर्स आए और टी को उन्होंने टेस्ट किया और देखा कि इतनी फाइन क्वालिटी टी है, तो उसको फिर उन्होंने एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट किया। स्पाइसेस थे ही इनफैक्ट बहुत पहले से। तो कैलकाटा उस हिसाब से उन्हें लगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद ट्रेडिंग एज वी नो। उन्होंने आया, उन्होंने कहा कि हमें एक ट्रेड का लाइसेंस दे दीजिए। ट्रेड का लाइसेंस ले लिया उन्होंने, एंड वो ट्रेड के लाइसेंस से धीरे धीरे वहाँ के जो लोकल, चूंकि जो पूरा मुगल एम्पायर था बहुत वीक पड़ चुका था, और मुगल एम्पायर का स्ट्रक्चर कैसा था कि उसमें राजा वो एक एक रियासतें दे देते थे वहाँ के नवाब को कि तुम उसको देखो और मुझे उसके बदले में दीवानी देते रहना। तो जो बंगाल प्रोविंस था वो अपने आप में एक तरह से पॉलिटिकल यूनिट इंडिपेंडेंट की तरह बनते जा रहा था। और फिर ऑलमोस्ट हम सभी हिस्ट्री जानते हैं कि बैटल ऑफ पलासी होती है, फिर 64 में अग्रीमेंट होता है,
और एक तरह से जो ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, वो पहली बार एक साम्राज्यवादी कंपनी बन जाती है. यू नो, इट बिकम्स अ पॉलिटिकल यूनिट, राइट? एंड ऑल ऑफ इट बिकॉज कैलकाटा वाज एक्चुअली दैट प्रॉस्पेरस. कहते हैं इनफैक्ट क्लाइव जब वापस गया यहाँ से, एंड क्लाइव ही जो बैटल ऑफ पलासी है उसकी जीत का सबसे बड़ा हीरो एक तरह से आप देखेंगे तो क्लाइव ही था. वो ब्रिटिशर्स के साथ वो पूरे रियासत को मिलाने के लिए. लेकिन क्लाइव जब वापस जाता है ब्रिटेन तो उसके ऊपर यहाँ पे केस चलता है करप्शन का. वो इतने पैसे कमा के गया था, बहुत फेमस केस था वो, राइट? बहुत फेमस केस था. एंड सच वाज द रिचेस ऑफ बंगाल, राइट? कि वो उसमें से कोई थोड़ा सा वो ऐसे चोच मारना ये बोलते हैं, इफ पीपल वर एबल टू गेट इट, they made lot of money, right? That's what attracted British to India. And thereafter पता है हमें कि वो, you know, and then they started seeing that scope कि ये सिर्फ एक you know सिर्फ कपड़े यहाँ से हम ले नहीं सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, राइट? इनफैक्ट कहा जाता है, यू सी, बहुत को टर्मिनस है जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी उनकी थी, उन्होंने डेवलप किया, बट किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल. तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो कैपिटल था वो इंडिया ने सप्लाई किया, और इसीलिए बहुत को टर्मिनस है. आप देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है करीब 18वीं शताब्दी में, 1750-60 के बाद, एग्जैक्टली उसी समय से जब इंडिया में वो पहली बार यहाँ के बंगाल प्रोविंस के ओनर्स बनते हैं. वेरी वेरी को टर्मिनस. अगर जैसे चल रहा था उस टाइम पे बंगाल के अंदर, तो लेकिन बंगाल हैज़ सीन अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टार्क डिफरेंसेस इन अप्स एंड डाउन्स. जैसे 1906 में देयर वाज अ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो आज हम सिचुएशन देख रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, या कि आप हम अज्यूम कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो आज सिचुएशन हम देख रहे हैं वो उसके कहीं ना कहीं रूट्स वो उस टाइम के हैं 1906 के आसपास, है ना. तो जैसे ये जो पूरा बंगाल प्रोविंस हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो डिवीजन हुआ, बंगाल हैज बीन डिवाइडेड मल्टीपल टाइम्स. पहला डिवीजन होता है 1874 में, असम को कार्व करके वो अलग करते हैं. 1905 में ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ी ये एक रियासत है या प्रोविंस है, इसको गवर्न करना बहुत मुश्किल है किसी एक गवर्नर जनरल के द्वारा, तो इसको 2 भागों में बांट देना चाहिए. प्रेमाइस हम सब लोगों ने अपने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा है. प्रेमाइस बेसिकली इतना था क्योंकि तब तक आप देखेंगे 1886 में कांग्रेस का गठन हो चुका है, जो थोड़ा बहुत भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस उठना स्टार्ट हो चुका था ब्रिटिश रूल के खिलाफ. उसका सेंटर एक तरह से वेस्ट बंगाल था, कलकत्ता था. सबसे पहले अगर किसी ने इंग्लिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लिखा तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा, राइट? उन्होंने बताया कि किस तरह से इंग्लिश एक्सप्लॉइट करें इंडिया को. तो उन्हें दिख रहा था कि ये जो पनप रहा है असंतोष, ये देश के और किसी कोने में नहीं पनप रहा है, ये इसी बंगाल से पनप रहा है, राइट? एंड हेंस उनका बस ये था. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज ऑलवेज अ डिवाइड, भले हम माने या ना माने, देयर वाज ऑलवेज अ रिलीजियस डिवाइड व्हिच वाज देयर. हो सकता है कभी वो सबड्यूड रहे अच्छे कंडीशंस में, नॉर्मल डेज में, लेकिन बुरे डेज में वो ऊपर निकल के आता है. एंड दे न्यू कि ये जो रिलीजियस डिवाइड है इसको बहुत ब्यूटीफुली यूज किया जा सकता है, राइट? एक तरह से डिसकंटेंट था भी. आप देखेंगे लार्जर बंगाल में जो मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन थी, चाहे वो पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, एक्सट्रीमली पुअर उस समय तक. तो ब्रिटिशर्स ने एक तरह से उनको कहा कि यार तुम्हारा जो पार्टिसिपेशन इतनी लो है इसीलिए कि जो बंगाली हिंदूज हैं दे आर अप्रोप्रिएटिंग ऑल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो बिजनेसेस में हो, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे इनफैक्ट. तो ये बंगालीज हिंदूज वो बिजनेस वाले, एजुकेशन वाले, सारे अपॉर्चुनिटीज लेते जा रहे हैं, और इसलिए तुम्हें इनफैक्ट बहुत ये हो रहा है. इनफैक्ट आप देखेंगे ढाका में एक यूनिवर्सिटी बनती है, राइट? ब्रिटिशर्स बनाते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं जो बंगाल के हिंदूज होते हैं, खास करके कलकत्ता के. उनका कहना ये था कि इससे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज है या उसका प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस है, वो कम हो जाएगा अगर आप ढाका में अलग यूनिवर्सिटी बना देंगे तो. नाउ ब्रिटिशर्स प्रोजेक्टेड इट एज कि ये लोग चाहते नहीं है कि तुम्हारे ढाका में भी एक यूनिवर्सिटी बने, बिकॉज ये जो एरिया है दिस इज मुस्लिम बाहुल्य. तो ये ऐसे छोटे छोटे सीड्स बोए गए, राइट? एंड देयर आफ्टर दे थॉट कि दिस इज अ फाइन अपॉर्चुनिटी कि बोल देंगे कि ईस्ट बंगाल एक रहेगा जो मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगा, ताकि वहां पे एंड उसके बाद 1909 में सिंस इलेक्शंस वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ईस्ट बंगाल में तुम लोगों का रहेगा, वेस्ट बंगाल में उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा. तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हें मिलेंगे, इनफैक्ट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, एंड सो ऑन. एंड दैट इज हाउ दे डिसाइडेड अपॉन दैट. इनफैक्ट
बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम लीग का पूरा गठन ही ईस्ट बंगाल में हुआ 1906 में. इट स्टार्टेड देयर इटसेल्फ विद द डिवीजन, right? Yes. Just after the division, it started as a very normal conference of Muslims in terms of, making their conditions better and representation and educational qualities better. It started as that in 1906 in East Bengal of today, right? तो इसलिए they divided it ताकि एक तरह से वो फिशर्स यूज किया जा सके, नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर किया जा सके. एक बहुत बड़ा प्रोविंस इकोनॉमिकली जो बहुत स्ट्रांग था, उसको चैलेंज पोज करता था, वो पोज ना कर पाए. So that was very calculated. एंड स्टिल इतना कुछ होने के बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे, दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. रीजन था तो जैसे ये डिवीजन होता है 1905 का, तब तक बंगाल में बंगाल का अगर आप थोड़ा कल्चर देखेंगे तो किसी भी ज्योग्राफी की कल्चर एक होती है, एंड दे से वो अपनी प्राइमरी आइडेंटिटी कुछ मानते हैं, राइट? एंड प्राइमरी आइडेंटिटीज कैन बी एनीथिंग. सो फॉर एग्जांपल द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ ब्लैक्स इन यूएस वुड बी वी आर ब्लैक, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटीज, लैंग्वेज, एनीथिंग. द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ समबडी इन बिहार में बी कास्ट, बिकॉज कास्ट इज सो प्रोमिनेंट. तो मैं कुछ रिसेंट इलेक्शन में देख लिया हमने, काफी कुछ possible, right? The primary identity of maybe somebody in UP, let's say, जहां बोलते हैं कि अभी थोड़ा हिंदुओं का जागरण हुआ है, तो दिल से आई एम हिंदू फर्स्ट. Primary identity of somebody in Tamil Nadu may be a Dravidian first. Primary identity of people in Bengal have always been Bengalis first. And by Bengali we mean the language and the culture, right? Not religion, not the caste, right? तो उस समय भी, and hence Bengali बहुत strongly bind करता रहा है, अभी तक मैं बोलूंगा इनफैक्ट, अक्रॉस बॉर्डर्स, राइट? तो उस समय भी बिकॉज ऑफ दैट बंगाली बाइंडिंग उनको लगा कि हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, और जनरली दोनों सेक्शन की तरफ से उसका विरोध हुआ. हिंदुओं ने तो जम को विरोध किया, मुस्लिमों ने भी साथ दिया. इनफैक्ट उन्होंने भी विरोध किया कि हमें ये बांटने की कोशिश हो रही है. और फिर स्वदेशी मूवमेंट उसी समय होता है, राइट? उसका पूरा कारण ही ये था कि वो देख रहे थे कि ऐसे भी तुम हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद कर चुके हो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और जब बांटोगे तो यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया एंड जूट मिल्स, जो एक्चुअली एक रीजन है अभी. तो उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और इसीलिए जब तक वो ब्रिटिशर्स को लगा कि जूट का इसको हम बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, वापस से इसको रीयूनाइट कर देना चाहिए, कहा जाता है मोर ऑफ एक तरह से वो सजा देने के लिए कि जाओ ठीक है अपना बंगाल तो तुम ले लो, बट यू आर नो मोर गोइंग टू हैव द कैपिटल. You will not be nourished now. राइट? और इसीलिए आप देखेंगे 11 में वो रीयूनाइट कर देते हैं बंगाल को, सेम टाइम में वो कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं. नेक्स्ट ईयर ही बिहार और उड़ीसा को अलग कर देते हैं. और उस समय उनका रीजन होता है कि ठीक है तुमने बंगाल मांगा ना बंगाली स्पीकिंग रीजन्स के लिए, बिहार एंड उड़ीसा आर नॉट बंगाली स्पीकिंग रीजन, तो लेट मी कार्व दैट आउट. सो इट वाज काइंड ऑफ अ पे बैक फॉर दैट एंटायर रिवोल्ट टू यूनाइट बंगाल अगेन. और उसी टाइम पे कांग्रेस के जो उस टाइम लीडर थे, जो कांग्रेस में लोग थे, उनमें भी बंगाली जितने भी लोग थे उन लोगों को काफी होल्ड था कांग्रेस का उस टाइम पे. बिकॉज द इंटायर आप देखेंगे पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी, राइट? कांग्रेस के. तो वो पूरी उत्पत्ति से लेके आप पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट अगर आप मोटा 1910-15 तक भी आएंगे, इट वाज ऑल सेंटर्ड अराउंड बंगाल. इट इज ओनली देयर आफ्टर कि नेशनलिस्ट मूवमेंट दूसरे एरियाज में भी बहुत प्रोमिनेंटली फैलने लगे, राइट? तो उस समय तक तो पूरा बंगाल का डोमिनेंस ही था. इनफैक्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जितने भी आए शुरुआती आप देखेंगे, बाद का HSRA वगैरह छोड़ दीजिए, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद छोड़ दीजिए, अनुशीलन समिति देख लीजिए, जुगांतर देख लीजिए, जो पहले के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे वो सारे बंगाल के ऊपर थे. और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत फोकस था उन लोगों का. दे वर वेरी क्रिटिकल अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. करेक्ट. और इतना कुछ होते हुए भी जो देखा बंगाल ने पार्टीशन के टाइम पे, कि जहाँ देश में एक तरफ तो चल रहा था कि एक तरफ पंजाब है जहाँ बहुत लोग मैसेकर हुआ, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे और बाकी सब चीज़ें हुई, तो एक तरफ तो हमारा देश आज़ाद हो रहा था, और वो भी उस सिचुएशन में जहाँ कांग्रेस के बहुत सारे लीडर बंगाल से थे, और उस टाइम पे बंगाल वाज बर्निंग. सो व्हाट वाज बेसिकली द रीज़न कि वो जो डिवाइड उन्होंने क्रिएट किया था उस टाइम पे 1906 के आसपास या उससे पहले, क्या वो दैट डिवाइड एक्चुअली कंटिन्यू टिल 1947 एंड पास दैट? तो क्या होता है, एक बार जब वो डिवाइड हुआ ना, तो इवन दो इट गॉट रीयूनाइटेड इन 1911, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को एक इमेजिनेशन इग्नाइट हुआ कि यार ये डिवीजन होने से हमें मौके ज्यादा मिल तो सकते थे,
right? So it is kind of, giving them that imagination. तो वो रियूनाइट हुआ, इनफैक्ट रियूनाइट का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, विशेषकर मुसलमानों ने जो ईस्ट बंगाल के थे. उन्हें लगा कि जो हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला था वो हमारे हाथ से फिर से छिन जाएगा. तो सबसे पहले वहां पे हुआ. और दूसरा, जब पाकिस्तान की बात होनी शुरू हो गई, इनफैक्ट एक तरह से पहले इनफॉर्मल वेज में शुरू हुई, फिर 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन हुआ कि वी वांट मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट एंटिटीज, वी वांट अ सेपरेट स्टेट. तो उसमें भी था कि जो कंटिगुअस रीजन्स हैं अपने नॉर्थ वेस्ट के और इधर बंगाल का जो रीजन है, उस समय तक भी. लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस या उसके लीडर्स, चाहे आप गांधी जी को ले लिया, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, दे डिड नॉट इमेजिन दैट इट वुड एक्चुअली हैपन. उनको तब तक लगा कि एक हायर डिमांड है जो इसलिए की जा रही है ताकि उस डिमांड को रखने के कारण कुछ तो कंसेशंस उन्हें मिल पाए. दिस वाज देयर स्टांस अप अंटिल 1946. इनफैक्ट उनको लग रहा था कि वो पाकिस्तान इतना ज्यादा इसलिए मांग रहे हैं कि यार कम से कम ठीक है पाकिस्तान मत देना, लेकिन इतना रिप्रेजेंटेशन मुझे दे दो, लेवरेज के तौर पर. और तब तक सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गए थे क्योंकि राइट, तो रिप्रेजेंटेशन का स्तर कम से कम बढ़ जाए. तो इसको सब लेके चल रहे थे. लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि शायद, इनफैक्ट कहा जाता है कि जिन्ना ने भी इनफैक्ट कहा कि I never actually wanted Pakistan, but I wanted that leverage जिससे ना मैं रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकूं. सच है या गलत वो अलग बात है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ लीडर जब वो मांग रहा है पाकिस्तान, तो सामने वाले उसके दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ नहीं पा रहा है कि अच्छा ये लेवरेज की तरह यूज कर. वो तो उसको बहुत वर्बेटिम लेगा, राइट, कि अच्छा हमारे लीडर ने पाकिस्तान की मांग कर दी है, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो मान लेगा उस बात को. दैट्स अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स. जनता सिंपल चीजें समझती है, उसको आप कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझा सकते. तो अगर बंगाल में सुहरावर्दी बार बार बोल रहा है कि नहीं हमें अलग ही रहना है, तो सब उसको फिर एक तरह से मान लिए कि दिस इज आवर डेस्टिनी नाउ. तो उस पर कोई लॉजिक नहीं चलता है. और इसलिए आप देखेंगे कि 1946 तक ऑलमोस्ट, भले ही ऊपर के नेताओं में संशय था, ऊपर के नेताओं में आप देखेंगे कंफ्यूजन था, डाउट था कि अलग कंट्री बनेगी या नहीं, मुझे लगता है कि नीचे लोगों में एक प्रकार से नैरेटिव फैल चुका था, क्योंकि लीडर बार बार बोल रहे हैं कि हिंदूज मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते. और व्हेन इट गेट्स रिपीटेड इन स्पीचेस, पब्लिक स्पीचेस, नॉट जस्ट प्राइवेट स्पीचेस, पब्लिक स्पीचेस, तो जनता के मन में बैठ चुका है वो 10-20 साल में, जितने सालों में आपने पाकिस्तान को डिस्कस किया है. वो बच्चा जो 5 साल का ये सुनते सुनते बड़ा हुआ कि हमें अलग देश मिलने वाला है, वो जब 25 का होगा तो उसके लिए रिवोल्ट करेगा ही करेगा, राइट. दैट इज व्हाट हैपेंड. एंड यू सी, जब 46 में डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ, इट वाज जस्ट सपोज टू बी कि हम धरना देंगे और बंद करेंगे. वो तो आज भी होता है, धरना देते हैं लोग, बंदी होती है. नहीं, आज तो डंडे भी पड़ जाते हैं. करेक्ट. बहुत कुछ होता है आजकल तो. सो वो धरना बंद की तरह का एक था, राइट. एंड लुक एट द प्रोपोर्शन दैट इट गेन्ड. ऐसा तो नहीं था कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स, जो उनके नेशनल लीडर्स, उन्होंने कहा होगा पब्लिकली कि तुम दंगा कर देना. इट वाज जस्ट अ मैसेजिंग. दे हैड बीन ग्रूम्ड इन दैट वे. डायरेक्ट एक्शन का मतलब ही है कि अब हमारा देश लेने का समय आ गया. एंड दैट इज व्हाट ट्रांसपायर्ड. चाहे आप नॉर्थ वेस्ट में देख लें, चाहे आप कलकत्ता में, नोआखली में, जहाँ भी देख लें. इनफैक्ट तो 46 में मैसेकर हुआ, 47 में पूरा बंगाल जला. बट द रेजिलियंस ऑफ बंगाली पीपल जो हमने पढ़ी है, मतलब आई वॉज नॉट बॉर्न देन, एंड यू वर ऑल्सो नॉट देयर. तो रेजिलियंस वॉज कि बाय 1947 to 1957 and 60, Bengal actually grew economically, lots and lots of पर कैपिटा इनकम की अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे 57 तक शायद कांग्रेस की सरकार थी बंगाल में. बिल्कुल. और बाय 1960 बंगाल वाज अमंग द टॉप 3 स्टेट्स मनी वाइज. तो ऐसा, मतलब 1947 के बाद मैंने एक मूवी देखी थी बचपन में ना, दैट वाज जागृति. उसका एक गाना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की. तो उसमें बंगाल का जिक्र है कि ये देखो बंगाल, यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है. 47 से 57 कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही थी. 57 में चेंज्ड. 67 तक आते हुए देयर वर 2 more governments came and 67 तक फिर कांग्रेस आई और उसके बाद जाके everything was changed. तो what happened during that period 47 to 57 कि people were so fed up कि उन्हें गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ी उस टाइम पे.
स्पेशली इतना कुछ देखने के बाद, स्पेशली जब आप इतना टॉप पे आ जाते हो, टॉप 3 स्टेट्स में आ रहे हो, आपकी जो इंडस्ट्रीज है मेजॉरिटी बेंगलोर वेस्ट बंगाल उसमें बांग्लादेश में चली गई थी आपकी, शायद वो जूट की और कॉटन वाली इंडस्ट्री. स्टिल द पीपल actually fought back to gain their life, their industries, and they wanted to have better income. लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा करना था. उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 10 साल के अंदर कि भाई चेंज कर देते हैं? तो बंगाल ऑलरेडी प्रॉस्पेरस था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था. इनफैक्ट आप 1950 का भी डेटा देखेंगे तो 1950 में जो टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारे देश का था उसका आप देखेंगे करीब करीब 3/4 3 सेंटर्स से आते थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मैड्रास. उसमें भी आप डेटा देखेंगे तो बॉम्बे करीब करीब 33% था, कलकत्ता 27% था. लेकिन बॉम्बे में एक ट्रिक ये है कि बॉम्बे जो स्टेट था वो बॉम्बे प्लस गुजरात था, महाराष्ट्र प्लस गुजरात. तो आप गुजरात हटा दे तो इनफैक्ट कलकत्ता वाज द लीडिंग आउटपुट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया 1950 में. 27% टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट. उसमें 2 बहुत मेजर पोर्शंस थे. एक तो जूट था, राइट, जूट की सारी फैक्ट्रीज वेस्ट बंगाल में थी, और दूसरा इंजीनियरिंग में काफी था, राइट. आप बहुत सारे फैक्ट्रीज देखेंगे कलकत्ता बेस्ड, इंजीनियरिंग बेस्ड फैक्ट्रीज, हावड़ा में स्पेसिफिकली, जो अपने एम्बेसडर कार्स बनते थे, हिंदुस्तान मोटर्स की फैक्ट्री वहीं पे हुआ करती थी. तो बहुत प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसी पार्टीशन हुआ तो जूट इंडस्ट्री सफर्ड, बिकॉज इंडस्ट्रीज तो रह गई लेकिन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज पूरे बांग्लादेश में चले गए. तो शुरुआत में अरेंजमेंट किया गया दोनों देशों की तरफ से कि जूट आने दिया जाएगा, वो इशू नहीं होगा. और ये कुछ वर्षों तक चला भी. इनफैक्ट 1950 में फिर नेहरू लियाकत पैक्ट होता है कि अब किसी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं है, तो उसके बाद फिर दिक्कत होने लगती है जूट आने में भी. फिर उस पर वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी लगा देते हैं, तो फिर इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक. लेकिन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपनी गवर्नमेंट का होता है तो ये देखते हैं कि जूट वाली इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, तो गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली क्या करती है कि इंडस्ट्रियल हब्स वहां पे बनाती है. तो आप देखेंगे जैसे दुर्गापुर का जो एरिया है, दुर्गापुर आसनसोल वाला एरिया है, वहां पे स्टील प्लांट बनता है, राइट. वो पूरा कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, बहुत हैवी कोल प्रोड्यूसिंग एरिया दुर्गापुर आसनसोल. हल्दिया में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बनती है, राइट. तो हैवी इंडस्ट्रीज जो कंट्रीज जो 5 ईयर प्लान में शुरू में होते हैं उसमें एक मेजर पोर्शन कलकत्ता में आता है. तो ये एक तरह से सपोर्टिंग फैक्टर होता है. दूसरा लेकिन एक जो रिड्यूसिंग फैक्टर है वो ये है कि उसी समय 1952 में आप देखेंगे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आती है, राइट, जिसमें कहते हैं कि देश में सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन बराबर होना चाहिए और इसीलिए मिनरल्स प्रोड्यूस कहीं भी हो उसे एक समान दाम पे हर जगह उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की. और सरकार बेसिकली क्या करेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बेयर कर लेगी ताकि सबको कोयला आसनसोल में भी उसी दाम पे मिले, चेन्नई में भी मिले, एंड सेम विथ लेट्स से झारखंड में मिले और गुजरात में मिले. अब इंटेंशन तो अच्छा ही था, बट प्रॉब्लम इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे, नॉट द पब्लिक इंडस्ट्री, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास कोई इंसेंटिव नहीं बचा कलकत्ता में या झारखंड या उड़ीसा में, ये पूरा जो छत्तीसगढ़ में मिनरल बेयरिंग रीजन्स में स्पेसिफिकली इंडस्ट्री लगाने का, क्योंकि मिनरल उनको महाराष्ट्र में मिल रहा है, उनको गुजरात में मिल रहा है, सेम प्राइस पे मिल रहा है, राइट. तो वो थोड़ा सा मूव करने लगे अदर जो पोर्ट एरियाज थे. तो मुंबई, चेन्नई में आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा उस समय इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई. उसके कारण जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज आने चाहिए थे नए कलकत्ता में, वो नहीं है. बट फिर भी आप देखेंगे 50s तक कलकत्ता रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द लीडिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोड्यूसर कंट्री का. जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई वो मुझे लगता है 65 से आनी शुरू हुई. 65 में क्या होता है, इंडो पाक वॉर होता है और इंडियन बजट्स के ऊपर काफी कंस्ट्रेंट आते हैं. उसी समय आप देखेंगे हम फूड ग्रेन्स का बहुत बड़ा क्राइसिस झेलते हैं. यूएस से फिर हम सपोर्ट मांगते हैं फूड ग्रेन्स की, यूएस एक तरह से मना कर देता है, यूएस हमें इतना एक तरह से वो बार्गेन करता है उस पर. फिर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च करते हैं. तो इंडियन बजट में बहुत कंस्ट्रेंट आता है 1965 वॉर के कारण, और इसलिए वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के जितना जो बजट होता है जनरली वो इंडियन गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है. और उसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा रिडक्शन होता है और रेलवे बजट्स में होता है क्योंकि उसको नॉन एसेंशियल माना जाता है, राइट, इट्स नॉट अर्जेंट. तो आप देखेंगे 1965 के बजट में करीब 250 करोड़ का बजट है रेलवेज का. वो साल दर साल रिड्यूस होना शुरू होता है. 69 आते आते आप देखते हैं वो 94 करोड़ पे आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 40% पे आ जाता है, राइट. अब इससे बंगाल को क्यों फर्क पड़ता है? बंगाल को इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि बंगाल का जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री था वो ऑलमोस्ट रिलायंट था रेलवेज को पार्ट्स एंड पुर्जे सप्लाई करने के लिए, राइट. तो चूंकि रेलवेज का इन्वेस्टमेंट कम हुआ
तो रेलवेज को जो सप्लायर कंपनीज थी उनका इन्वेस्टमेंट कम हो गया। फिर ये जो सप्लायर कंपनी के एंसिलरी कंपनीज होते थे, हावड़ा में देखो बहुत छोटी छोटी कंपनीज, उसके एंसिलरी इंडस्ट्रीज होते थे, तो उनका भी बिजनेस गया। तो अब 65 से 69 के बीच रेलवेज का जो रिडक्शन हुआ, इसके कारण हम देखेंगे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लॉस्ट हुई, जॉब्स लॉस्ट हुए। एक तीसरा चेंज जो आया वो आया 67 में। 67 में आप देखेंगे कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार जाती है। कांग्रेस पहली बार हारती, करीब 11 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं आती है, और इनमें से काफी सारे राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनती है। बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश में बनती है, ज्यादातर अनस्टेबल ही रहती है, मिलीजुली सरकारें होती है, लेकिन बनती है। बंगाल में भी नई सरकार बनती है, मिलीजुली सरकार, उसमें लेफ्ट की सारी पार्टीज रहती हैं, सेंट्रिस्ट पार्टीज रहती हैं, मंगला कांग्रेस एंड ऑल ऑफ दैट। अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बनते हैं। अब ये ज्यादातर इसमें पार्टीज जो होती है लेफ्ट लीनिंग होती है, राइट। 70 उसको इनफैक्ट ये लोग जो कांग्रेस की केंद्रीय सरकार होती है फिर वो 356 लगा के हटा भी देती है उसको 69 में, फिर इलेक्शन होता है, फिर वो लोग सत्ता में आते हैं, लेकिन 3 साल मोटा मोटी वही लोग रहते हैं। अब चूंकि उसमें लेफ्ट का डोमिनेंस था, और लेफ्ट अभी तक क्या कर रही थी, लेफ्ट अभी तक एक बहुत अग्रेसिव ऑपोजिशन पार्टी थी जो मजदूरों के हक के लिए, खेतीहर मजदूरों के लिए, इंडस्ट्रियल मजदूरों के हक के लिए लड़ती थी। तो हमेशा विश्वास रखती थी, धरना प्रदर्शन घेराव, इसमें बहुत विश्वास रखती थी। तो जब वो सत्ता में आई तो एक्चुअली वो समझ नहीं पाई कि अब रूल कैसे करे, राइट। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली जो लेबर मिनिस्टर थे उस सरकार में, उन्होंने कहा कि यार ये धरना प्रदर्शन तुम लोग फैक्ट्री के सामने करते ही रहते हो, अब सिर्फ धरना नहीं करो, घेराव करो, मतलब मैनेजर को घेर लो उसको केबिन के बाहर, निकलने ही मत दो उसको केबिन से, राइट। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे जस्ट बिटवीन दिस 65 एंड 70 नंबर्स, इनफैक्ट एक बहुत अच्छा पेपर है इस पे, आई कोट द नेम, जो नंबर ऑफ धरने की संख्या और लॉकआउट मतलब जो फैक्ट्री ओनर है उसी ने बंद कर दिया फैक्ट्री के, मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता इस हालात में, उसको लॉकआउट बोलते हैं। तो धरना और लॉकआउट की संख्या देखेंगे करीब करीब ट्रिपल्ड जस्ट 5 सालों में, राइट। तो 5 सालों में समझ में आ गया कि मतलब, एंड वंस प्राइवेट सेक्टर गेट्स दैट सिग्नलिंग कि स्टेट ही हमारे खिलाफ है, तो स्टेट हमें विलेन मान रहा है, और अगर वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं तो हमारे पास कोई रिजॉर्ट नहीं कहीं जाने का, स्टेट भी उसी को सपोर्ट कर रहा है, लेबर मिनिस्टर उसी को बोल रहा है बहुत अच्छा एकदम घेराव कर लो, बढ़िया किया तुमने बहुत अच्छा किया तुमने, राइट। तो वो जो भी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक क्लाइमेट था, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट था वहां का, आई थिंक वो 67 से 70 3 साल में ही यू विल सी अ मेजर चेंज। इनफैक्ट 1950 में इंडस्ट्रियल आउटपुट था 27%, राइट, कंट्री का, कलकत्ता से। 1970 में हो गया 13.5%, आधा, हाफ। सिर्फ 3 साल के रूल में यह हाल था। दैट वाज ड्रास्टिक। यस, दैट वाज ड्रास्टिक। इन द हाइंडसाइट वी सी दिस। तो इतना ड्रास्टिक चेंज, लेकिन जब इतनी सारी सरकार बदल रही थी, लोग पीपल वर कमिंग एंड गोइंग एट ए रेगुलर इंटरवल, तो 34 साल तक एकदम से क्या हुआ कि सरकार बनी ही रही एक बंदे की, किस तरीके से? सो आप देखेंगे 71 में कांग्रेस केम बैक टू पावर, सेंटर में भी, बंगाल में भी, फिर तो इमरजेंसी लग गई, एंड 77 तक अगेन फिर से बंगाल में कोई स्टेबल लेफ्ट की सरकार नहीं थी। 71 से 70 तक कांग्रेस ही थी। 77 में इलेक्शंस होते हैं, पूरे देश में कांग्रेस हारती है, बंगाल में भी हारती है। तो 77 के इलेक्शंस में सीपीएम केम बैक विद अ फुल मेजॉरिटी। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बनते हैं पहली बार। 77 के बाद तो इनिशियली जब वो आते हैं तो अब प्रॉब्लम वही रहती है। एक तो सबसे पहले वो अभी तक विपक्ष में रहा करते थे, घेराव, बंद, धरना, हर चीज का विरोध, दुनिया में हर चीज का विरोध करना वो वाली थी। तो अब जब वो सरकार में आते हैं तो सबसे पहले समझ में नहीं आता है कि स्टांस क्या होना चाहिए। तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक वो पॉलिसी लेके आते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी होती है, उसमें कहते हैं अब खुल के तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन कर नहीं सकते हैं, पूरी जिंदगी विरोध ही किया है। तो उसमें वो कहते हैं कि हम स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, राइट, क्योंकि ज्यादातर इंडिजिनस है, एम्प्लॉयमेंट देंगे। लार्ज स्केल जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, मोनोपोलीज होते हैं, उसका हम विरोध करते हैं, राइट, तो उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, पहला। दूसरा कि बाहर से जो भी एमएनसीज है उसका हम विरोध करेंगे। तो इनफैक्ट जो एमएनसीज ऑलरेडी वर्किंग है उसको तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज में फॉरेन कैपिटल भी है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब किसी एमएनसी को आने नहीं देंगे। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपना लेके आते हैं। लैंड पे बहुत अच्छा काम करती है गवर्नमेंट। लैंड पे क्या करती है, अब देखेंगे सारे स्टेट्स करीब करीब स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे हम आजाद होते हैं
उसी समय देखेंगे कि ज्यादातर स्टेट्स जमींदारी एबोलिशन के लॉज लाते हैं। 1950 से ही लॉज आने शुरू हो जाते हैं। बिहार में 1950 में एबोलिशन हो जाता है, बाकी स्टेट्स भी करीब करीब कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जमीन पर तब भी ना जो वैसे लोग होते हैं जिनके पास जमीनें नहीं होती हैं, उनके पास जमीनें फिर भी रिडिस्ट्रीब्यूट होकर नहीं आ पाती है। अच्छा, राइट। वो जमींदारी में लेट्स से जमींदारी पहले अबॉलिश की गई, फिर लैंड सीलिंग एक्ट्स लाए गए बहुत सारे स्टेट्स में कि आप 30 एकड़ रख सकते हो, 50 एकड़ एक व्यक्ति रख सकता है। तो लोगों ने उसके अराउंड भी कुछ कुछ तरीके ढूंढ लिए, आप ज्यादा बेहतर जानते हो। उसमें एक ट्रस्ट बना दिया, एक मंदिर को दे दिया, स्कूल को दे दिया, किसी और व्यक्ति के नाम पे कर दिया, ये सब बेनामी भी कई जमीनें हो गई। तो फाइनली जो जोतने वाले व्यक्ति होते हैं, वहां पे बरगादार बोलते थे, कहीं पे बटाईदार बोलते हैं, जो वो लैंडलेस लेबरर है, वो जो हर साल वो जमीन जोत तो रहा है लेकिन उसका मालिक नहीं है, तो उसके पास फिर भी जमीनें नहीं आई। थोड़ी बहुत जो जमीनें आई वो जो अपर ओबीसी कास्ट थी उनके पास तक ही रह पाई। बंगाल भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो वो 1978 में ऑपरेशन बरगा लेके आते हैं, राइट। एंड दिस वाज अ स्कीम टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड, राइट। तो वो सिर्फ लॉ बनाने के बजाय क्या करते हैं, वो कहते हैं गांव गांव कैंप्स लगाएंगे। अच्छा, है ना। और एक हाउ सी जो लेफ्ट है उसकी पॉलिटिक्स कैसे काम करती है उसको अभी हमें समझना होगा। लेफ्ट की सरकारों में पार्टी का बहुत अहम रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी पार्टियों में क्या होता है, मान लीजिए बीजेपी में या कांग्रेस में कि पार्टी है, चुनाव लड़ी, सरकार बन गई, तो जो सरकार है फिर उसका मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वो लोग हैं, अपनी पार्टी अपनी काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। दोनों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय है, लेकिन दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल, दे आर नॉट वन एंड द सेम। ओके, पार्टी एंड सरकार, राइट। कम्युनिस्ट पार्टीज में, लेफ्ट में हमेशा क्या देखेंगे, अब चाइना में इनफैक्ट देखेंगे, इनवेरिएबली उस सरकार में भी है तो पार्टी एंड द गवर्नमेंट आर वेरी, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो इससे क्या होता है कि जैसे इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, पार्टी डिसाइड करेगी। चीफ मिनिस्टर कौन से बड़े फैसले लेंगे या नहीं लेंगे, वो पार्टी का पोलित ब्यूरो डिसाइड करेगा। जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा जमीन पर, ब्लॉक्स में, जिलों में, वो अगर कहीं बीडीओ या सीओ के कार्यालय में फोन करता है, एसपी ऑफिस में फोन करता है, तो उसका जो सजेशन है, उसका जो डायरेक्टिव, उसको एक तरह से सरकार का डायरेक्टिव माना जाएगा, राइट। तो इसीलिए किसी भी इनिशिएटिव में जो सीपीएम, जनरली लेफ्टिस्ट पार्टीज लेती हैं, उसमें आप देखेंगे उसके कार्यकर्ता बहुत इन्वॉल्व रहेंगे ग्राउंड में। तो उसने कहा कि हम गांव-गांव में ऑपरेशन बरगा में कैंप्स लगाएंगे, और कैंप्स लगाएंगे और वैसे लोग जो बरगादार हैं, जो जोतते हैं एक्चुअली जमीन, जो लेबरर्स हैं, वो ऐसे आके हमें बताने में शायद डरेंगे कि उन्हें वो जमीन से फिर बेदखल कर दे उनका मालिक। तो कैंप लगा के वहीं सबको एक साथ बुला के पता करेंगे और वहीं पे पर्ची काट के दे देंगे, उसमें कोई प्रोसेस नहीं करेंगे कि आप फिर आपका नाम चढ़ेगा और फिर आप उस जमीन के मालिक होंगे। तो वहीं पे पर्ची काट दी और पर्ची कहीं भी दिखा सकते हैं, राइट। तो इट एक्चुअली प्रूव्ड यूजफुल। ओके, बहुत सारे ऐसे बरगादार थे जिनको, जो बहुत सालों से किसी जमीन को जोत रहे थे, और वहां पे जोतदार बोलते हैं जो जमीन के एक्चुअली मालिक है। जमींदार तो बहुत बड़ा एरिया का जमीन ओन करता है, तो छोटे छोटे जोतदारों को दे देता था, और जोतदार फिर अपने छोटे छोटे किसान बोल लीजिए, आप लेबरर्स बोल लीजिए, उनसे खेत जोतवाते थे। तो ऑपरेशन बरगा से ये फायदा हुआ। तो दैट इज वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जब आप बोलते हैं कि बड़े बिजनेस हाउसेस का विरोध करेंगे, एमएनसीज का विरोध करेंगे, तो आम लोग खुश बहुत होते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि फाइनली नुकसान अपना ही होने वाला है, राइट। उनको खुशी बड़ी होती है कि यार उसको सबक सिखा दिया जो बड़े बिजनेस वाले हैं उनको। तो वो हुआ। और दूसरा इसलिए आप देखेंगे, एक चीज जो कम से कम लेफ्टिस्ट रूल्स में थी कि जो ऊपर वाला तबका होता है, नेता होते हैं, वो सिंपल लिविंग एक तरह से वो जरूर प्रेजेंट करेंगे। अब चाहे ज्योति बसु को देखे, बुद्धदेव भट्टाचार्य को देखे, जितने भी जनरल लीडर्स हैं, तो बंगाल एज अ कल्चर दे अप्रिशिएट दैट। वहां पे एक टर्म है भद्र लोग, राइट। सो दे अप्रिशिएट दोज इंटेलेक्चुअल पीपल हु लिव सिंपली एसेंशियली। एंड इसलिए जितने पॉलिटिशियंस आप बंगाल में देखेंगे, दे विल ट्राई एंड प्रोजेक्ट दैट इमेज that I'm a gentleman, gentlewoman who lives simply, right? They're not going to flaunting. I'm not going to use the word आम आदमी की तरह दिखना, right? So and hence they struck a chord. They struck a chord. कांग्रेस ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में थी वहां पे, और इसलिए आप देखेंगे फिर वो लगातार, ज्योति बसु एज अ लीडर ही स्ट्रक अ कॉर्ड। 80s 90s दे केप्ट ऑन विनिंग, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र विपक्षी पार्टी थी। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी बंगाल में, लीडरलेस ऑलमोस्ट थे वो बंगाल में। तो इसलिए ज्योति बसु एज अ लीडर चलते गए टिल ऑलमोस्ट, आप देखेंगे अगर 80s 90s
एक्चुअली अगर कोई फिर किसी ने उनको एक्चुअल एक तरह से चैलेंज फेंका तो वो ममता बनर्जी ही थी। वो भी जब तक कांग्रेस में थी तो कांग्रेस एक तरह से, और हमेशा ममता बनर्जी उसमें एलेज करती थी कि कांग्रेस के आधे लोग तो जाके एक सीपीएम में मिले हुए हैं, उनकी मदद बहुत सारे स्पीचेस वायरल हुए है ना। इस पे, हाँ। तो इसीलिए फिर वो जाके 98 में टीएमसी फॉर्म करती है कि कांग्रेस के अंदर रह के तो इनको हराना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आधी जो कांग्रेस है वो सीपीएम ही है इनफैक्ट। तो इसलिए दे वर एबल टू ग्लाइड थ्रू। और फिर से किसी भी स्टेट में जो ग्रेजुअल डिक्लाइंस होते हैं ना, वो आम लोगों को हाइंडसाइट में ही समझ में आता है। तो इंडस्ट्रीज हट रही थी वहां से, इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी उसकी, लेकिन फिर भी जो आम आदमी है उसको लग रहा है कि डे टू डे में ऐसा मुझे बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, या 10 लोगों के साथ हो भी रहा है तो ऑल ऑफ देम आर नॉट एबल टू पुट आउट दैट कॉमन थ्रेड कि हम सब की हालत ये बुरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार की पॉलिसीज खराब है। ये आपको बहुत बाद में समझ में आता है, राइट। और इसलिए आप देखेंगे जब लिबरलाइजेशन भी हुआ 91 में, 91 से 2003 आप उठा लीजिए, 12 साल का डेटा, देश में जितने भी न्यू इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए, राइट, उसमें आप देखेंगे करीब करीब 1/4 सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में आए। जितने प्रपोजल्स आए उस 12 साल में, बंगाल में कितना आया उसके 5% से भी कम आया, राइट। आप अगर उसके वैल्यू टर्म्स में जाएंगे तो 4% से भी कम आया। और जो आया भी, गुजरात का डेटा है, इनफैक्ट दे वर एबल टू कन्वर्ट 55% जो एमओयूज थे उसको फाइनल इंप्लीमेंट करवा पाए। बंगाल 35% पर रह गया। तो 91 के बाद इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो पर कैपिटा इनकम में, आप जब देखेंगे पर कैपिटा इनकम में, जब हम आजाद हुए थे तो बंगाल वाज द 3rd हाईएस्ट इन इंडिया। देश में पर कैपिटा इनकम 100 रुपए थी एवरेज, तो बंगाल की 127 रुपए। 127 रुपए, बिल्कुल। अभी रीसेंट डेटा है 23-24 के आसपास का, अब वो 24वें स्थान पे है। देश का 100 रुपए है तो उसका 84 रुपए है। ऐसे स्टेट्स जो कभी बंगाल से कितना पीछे हुआ होगा था, उड़ीसा, अब वो बंगाल से आगे, उसका 88 रुपए है, राइट। सो देयर वाज मैसिव डिक्लाइन। लेकिन ये ग्रेजुअल डिक्लाइंस ना, कई बार जो आम लोग हैं, चाहे वो आप इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बोलिए या अपनी दीन दुनिया में इतने बिजी हैं, व्यस्त हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। और जो बाकी नैरेटिव्स हैं कि आम आदमी की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, खेतिहर की सरकार है, उनको समझ में नहीं आ रहा सबसे ज्यादा नुकसान तो नहीं का हो रहा है। ये हम देख पा रहे हैं एक्चुअली, बिल्कुल, डेटा सेज दैट। डेटा भी है, उसके अलावा जो लोगों से बात होती है वो भी चीज़ें हैं। जैसे आपने बहुत सही बोला, अभी 1991 का जो था कि एक हमारे पास पॉलिसी आती है, पूरे देश को उसका बेनिफिट हो रहा है, बंगाल को आज तक उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। कहाँ 1991 और कहाँ हम 34-35 साल बाद दोबारा बैठे हुए हैं। लेकिन जो लोग हैं, बंगाली लोग हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वो तो इंटेलेक्ट की तो कोई कमी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल। और जहाँ तक सरकार की पॉलिसीज की बात है, टाटा ऑल्सो वॉज नॉट एबल टू सेट अप देयर प्लांट। तो सिर्फ यही रीज़न था कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई, या फिर लोग जो लोअर लेवल पे जो काम कर रहे थे, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले जो आम जनमानस है, या वो लोग इतने नेगेटिव हो चुके थे कि भाई अब तो किसी को हमें आने ही नहीं देना है। बहुत ग्रेजुअल है। देखिए, जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी वो क्या है, एसेंशियली आप बोलेंगे कि प्राइवेट एंटरप्राइज उनको बहुत पसंद नहीं है, राइट। व्हाट डू दे एसेंशियली से? दे टॉक अबाउट इक्वालिटी, फॉर एग्जांपल। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज वो चलेगा, लेकिन वो रिसोर्सेज आएंगे कहां से, बढ़ेगा ऐसे, उस पर लेफ्ट कुछ नहीं कभी भी बोलता है, राइट। तो जितना है उसी को कितने अच्छे से हम बांट सकते हैं, इस पर बस चर्चा होगी। दूसरा, इनफैक्ट किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज को, नेशन स्टेट को, वो लोग सब एनिमी की तरह देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब 1962 वॉर होता है इंडिया चाइना का, और जो लेफ्ट होता है वो इतना ज्यादा ड्रिवन होता है चाइना से, सीसीपी से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, कि 1962 वॉर में सबसे पहले कम्युनिस्ट ये डिसाइड करने लगते हैं कि हम साथ किसका दें, इंडिया चाइना। हाँ, दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, राइट। उनके डिबेट्स होते हैं कि हम साथ किसका दें। तो सीपीआई में एक धड़ा होता है जो कहता है यार कुछ भी है, देश है तो नेहरू जी की सरकार है तो नेहरू सरकार का साथ देना चाहिए। और उसमें एक धड़ा होता है जो कहता है नो, वी अनकंडीशनली कैन नॉट सपोर्ट आवर नेशन बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ द प्रिविलेज्ड, राइट। दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल स्पीचेस। हाँ, है ना। अच्छा। और यही धड़ा, उसमें ज्योति बसु होते हैं जो केरला वाले सीएम बनते हैं, नमूदिरीपाद वो होते हैं, राइट। और फिर ये सब बोलते हैं कि वो तो खुद प्रिविलेज क्लास की सरकार है, तो वी आर अगेंस्ट इट। तो एसेंशियली अब लेफ्ट के, अब फिर से आइडियोलॉजी को समझिए। दे से
कि आवर स्ट्रगल ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज. सो कोई अर्जेंटीना में वर्कर का स्ट्रगल है, उसको मैं पहले सपोर्ट करूंगा रादर देन इंडिया को सपोर्ट करने के. Okay. When it comes to choosing between the two. I'm able to see a pattern of the other people as well. कि हम किस इजराइल के आसपास जाके सपोर्ट कर सकते हैं, हम बांग्लादेश में नहीं करेंगे. करेक्ट, राइट. तो और दिस इज द स्टेटेड प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि कुछ ये सिर्फ बोलने के लिए. तो इसीलिए उन्होंने कहा, इनफैक्ट जो ये धड़ा था ज्योति बसु नंबूदिरीपाद का, फिर वो अलग होते हैं और सीपीएम बनता है, जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है, और वो फिर इंडिया को अग्रेसर बोलते हैं चाइना के अगेंस्ट 62 वॉर में. जैसे इंडिया इज द अग्रेसर. ओके, राइट. तो आप ये समझ के देखिए कि आइडियोलॉजिकली ही इनफैक्ट वो सीपीआई को रिविजनिस्ट बोलते हैं यार तुम तो खत्म हो गए, तुम ऐसे थोड़ी होती सरकार, वी हैव टू बी रेडिकल. फिर उस सीपीएम से एक धड़ा निकलता है जो सीपीआई एमएल बोलता है. वो बोलता है तुमसे भी नहीं हो पाएगा, आर्म्ड रिबेलियन करना पड़ेगा. ओके, जो फिर 62 में नक्सलबाड़ी अपराइजिंग होती है, फिर सीपीआई एमएल बनता है. वो कहता है वी मस्ट हैव अ आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट. राइट. तो उस आइडियोलॉजी से आने वाले लोग कभी भी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू टॉक अबाउट और सपोर्ट कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रीज, राइट, या टेक्नोलॉजीज या एमएनसीज या फॉरेन कैपिटल. इस चीज पे बात ही नहीं कर सकते. और इसीलिए उन सारे वर्षों में, अब जैसे इंडस्ट्रीज की जब भी बात हो रही है, अब जब वो सरकार में है, राइट, जब इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, घेराव हो रहा है, तो उस समय उनको इंडस्ट्रीज को थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए ना, अगर कहीं गलत हो रहा है तो. ज्यादातर केसेस में, आई कम फ्रॉम कोल फील्ड्स, राइट, तो मुझे पता है कि कैसे वो धरना प्रदर्शन होते हैं. और बहुत सारे केसेस में कई बार हमें लगता है कि अगर मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वही सही होंगे, इंडस्ट्रीज गलत होंगे. ऐसा ब्लैंकेट नहीं हो सकता है. कई बार वो भी सही होते हैं, कई बार ये भी सही होते हैं. मैंने ऐसे फ्रिवलस रीजंस पे देखा है हड़ताल होते हुए, ऐसे फ्रिवलस रीजंस पे आप इमेजिन नहीं कर सकते. मैंने फैक्ट्रीज में हड़ताल होते हुए देखा है कि समोसे का साइज कितना है उस पर, शाम को जो नाश्ता मिला उस पर. शाबाश. हाँ, एंड हेंस बट पीपल डोंट वांट टू गो इनटू सच डेप्थ्स. उनको बस जनरली कैटेगराइज कर देना है कि यार मजदूरों का हड़ताल है तो फिर वो तो साथ में खड़े हो जाओ. हाँ, राइट. तो सीपीएम डिड दैट पॉलिटिक्स. नाउ दूसरा क्या हुआ, जब लोगों को ये दिखने लगा कि यार ये हड़ताल घेराव करके भी पैसा तो हमें मिल ही जाता, सरकार हमारे साथ ही है, तो दैट वर्किंग कल्चर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. दैट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि काम करना है और फिर बढ़ना है, उसके हिसाब से हमें आगे. कैपिटलिज्म क्या बोलता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स फ्लॉज, मैं मानता हूं बहुत फ्लॉज है उसमें, बट व्हाट इट सेज कि आप जितना रिस्क लोगे उतना मैं रिवॉर्ड करूंगा ज्यादा, राइट. आप जितना ज्यादा आउट परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा मैं आपको रिवॉर्ड करूंगा. बट इन कम्युनिस्ट कल्चर व्हाट यू से कि तुम कुछ भी करो तुमको उतना ही मिलेगा, तुम उसी लेवल पे रहोगे, आगे नहीं बढ़ जितना सकते. उगाओगे उतना ही खाओगे. शायद उसमें से भी कुछ लेके बाकी लोगों को बांट देंगे. ठीक है. एंड हेंस आप देखेंगे वर्किंग कल्चर डिक्लाइन. इनफैक्ट 1985 में राजीव गांधी ही पब्लिकली सेड कैलकाटा इज अ डाइंग सिटी. फिर कम्युनिस्ट ने बहुत विरोध भी किया उसका कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, बट ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, राइट. दिस कंटिन्यूड. और इसका असर कब दिखने लगा? इसका असर दिखने लगा जब 91 के बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु भी, इनफैक्ट ये स्टेट्स कब डेवलप बने? ये कोई आजादी के समय डेवलप्ड स्टेट्स थे? नहीं, कोई दूर All तक of नामो these निशान नहीं था. states developed only after 1991. All of these states, and they did massively well. तो 91 के बाद जब इनको दिखने लगा ना, ये पूरा 90th सेंचुरी पार हो गया और ये 2002, 3, 4 तक जब ये दिखने लगा इनको कि ये स्टेट्स जो कल तक हमसे इतना ज्यादा पीछे थे, दे नाउ एक्सेलिंग, राइट, और हम कहाँ पे हैं, तब इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि वी हैव गॉन रियली रॉन्ग जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें, राइट. इसलिए आप देखेंगे कि बुद्धदेव भट्टाचार्य फिर जब सीएम बनते हैं 2001 में, तो वो कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए. तो वो फिर हाथ पांव मारना शुरू करते हैं कि यू नो वी हैव टू क्रिएट जॉब्स क्रिएट कर, लेकिन इंडस्ट्रीज को तो बुलाना ही पड़ेगा, इंडस्ट्रीज बुलाने के लिए जमीन तो देनी ही पड़ेगी. सो देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ इट आफ्टर दे हैड एक्चुअली लॉस्ट द रेस. और काफी टाइम निकल चुका था. बिल्कुल. और इसी टाइम के आसपास में ममता बनर्जी स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दीज पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट. अर्लियर तो मैंने जो देखे हैं, सुना है, पढ़ा है, तो शी वॉज वेरी वोकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. शुरू में was critical about the national security, border security और बाकी सब चीजों के लिए. What happens is
जब इशू कोई आपको इफेक्ट करता है तो आप उसके अगेंस्ट बोलते हो, लेकिन जब आपको सपोर्ट करने लगता है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं बोलते हो। तो आप जितने भी इश्यूज देखेंगे, आप अगर घुसपैठ का इशू देख ले, ममता बनर्जी वॉज द लीडर जिसने हाउस में स्पीकर के चेयर पर कागजें फेंक के विरोध प्रदर्शन किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं बंगाल में, वो कम्युनिस्टों को सपोर्ट करते हैं, उनको पहचान करके उनको बाहर निकालना चाहिए। सदन में उन्होंने चेयर पे फेंका पेपर्स, राइट। शी वॉज द लेडी हु इन 2009 इलेक्शंस के समय वो इनफैक्ट यूपीए सरकार में मंत्री भी थी, तो उन्होंने यूपीए सरकार को ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया कि बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए इलेक्शन के लिए, बिकॉज सीपीएम नहीं तो रिग करती है इलेक्शंस, बूथ कैप्चर करती है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजा गया। अभी वही पैरामिलिट्री फोर्सेस जब सेंटर भेज रही है तो मना कर रही है। ममता बनर्जी वो लीडर थी जो 93 में, इनफैक्ट 93 में एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी भी थी, कांग्रेस ने पूरा विरोध प्रदर्शन किया राइटर्स बिल्डिंग के सामने कि इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ वोटर आई कार्ड इस्तेमाल होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही वोट डालने देना चाहिए, क्योंकि सीपीएम नहीं तो फिर किसी से भी वोट डलवाती है, बोगस वोटिंग करवाती है। फिर इनफैक्ट उस विरोध प्रदर्शन पे बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हुई, उस पर गोलियां भी चली थी, 12 लोग मारे गए थे उस पर। इनफैक्ट ज्योति बसु फिर बहुत फेमसली कहते हैं द पुलिस हैज डन अ गुड जॉब, बट ममता बनर्जी वाज द वन हु वाज लीडिंग इट टू से कि वोटर आई कार्ड से ही वोट देना चाहिए, नहीं तो फर्जी वोट पड़ते हैं। सेम आज रिपीट हो रहा है, शी इज अपोजिंग इट, राइट। सो दैट इज अबाउट पॉलिटिशियंस, एग्जैक्टली। तो जिस चीज का उन्होंने विरोध किया है विपक्ष में रह के, राइट, आज उन सब चीजों का समर्थन कर दिया। तो ऐसा उस टाइम पे जब 34 साल एक सरकार बनी हुई है, ऐसा क्या हुआ कि पीपल हु वर सो ब्रेन वॉश्ड कि हमें तो दिखाई नहीं दे रही चीज़ें, ऊपर जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं वो उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी पॉलिसी ख़राब है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो लोग थे, जो वोटर थे, उन लोगों को तो समझने में टाइम लगा ही हुआ ना उस टाइम पे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब सडनली पीपल चोज ममता बनर्जी दैट ड्यूरिंग दैट टाइम कि 34 साल से कोई चीज़ चली आ रही है, माइंडसेट बना हुआ है, स्टिल समबडी न्यू कम्स एंड बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, ऐसा क्या हुआ उस टाइम पे? सो आप देखेंगे 2006 तक ऑलमोस्ट, यू नो, वेल ममता बनर्जी इनफैक्ट 98 में टीएमसी बनाती है, कांग्रेस से अलग होती है, एंड शी इमीडिएटली बिकम्स द प्रिंसिपल ऑपोजिशन, क्योंकि कांग्रेस की हालत ऐसे भी बहुत खराब थी और ममता बनर्जी एक तरह से कांग्रेस की भी फेस थी। तो जैसे वो अपनी अलग पार्टी बनाती है मुकुल रॉय के साथ, तो वो इमीडिएटली नेक्स्ट इलेक्शन में वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन जाता है। लेकिन अब 2006 तक देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस में मतलब अगर लोग सीपीएम से नाराज भी हैं तो कहते थे कि सीपीएम से नाराज है लेकिन ममता को कौन वोट देगा। तो एक तरह से जो इमेज होता है ऑफ द चीफ मिनिस्टर, वो भद्रलोक वाला इमेज, दैट वाज नॉट, ममता वाज नॉट रियली देयर। और भी क्या रीजन है, क्योंकि अब ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स भी देखेंगे तो बहुत इराटिक पॉलिटिक्स रही है, कभी भी कुछ भी कर देती है। और आज की नहीं, ये बहुत पुराना आप देखेंगे। आप देखिए वाजपेयी सरकार में तीन बार इनफैक्ट ऑलमोस्ट सरकार में आई, सरकार से निकल गई, फिर सरकार में आई, फिर सरकार से निकल गई। मतलब पता नहीं होता था वो किस दिन सरकार में किस दिन नहीं है। 99 में सरकार में आई, 2001 में निकल गई, फिर 2001 में बंगाल इलेक्शन में कांग्रेस के साथ चली गई, फिर वो इलेक्शन हार गई तो 2003 में फिर वाजपेयी सरकार में आ गई, राइट। एंड दिस वाज ऑलवेज देयर। मनमोहन सिंह सरकार में भी वो इस्तीफा दे चुकी थी। तो वो जो एक सीरियसनेस होता है ना ऑफ दैट भद्रलोक, लुकिंग एट समबडी एंड सेइंग शी कैन बी माय चीफ मिनिस्टर, वो ऑलमोस्ट 2006 तक उनको ऑपोजिशन में लोग अच्छा मानते थे, लेकिन पावर दे देंगे वो नहीं मानते थे। एंड देन सिंगूर हैपेंड, राइट। तो वो सीपीएम जो गलत एक तरह से मानते हैं कि गलत ही कर रही थी, विच इज टू डी इंडस्ट्रियलाइज कैलकाटा एंड वेस्ट बंगाल। बुद्धदेव भट्टाचार्य को लगता है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं 2001 में। सीपीएम को लगता है ज्योति बसु बीमार भी हो रहे थे, एजेड हो रहे थे, तो उनको लगता है कि अब न्यू चीफ मिनिस्टर हमें लाना चाहिए। और बुद्धदेव भट्टाचार्य बहुत एक तरह से नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाले व्यक्ति के तौर पर देखे जाते थे, और इसलिए उनको सीएम बना के लाया जाता है। उनको ये दिखता है कि लिबरलाइजेशन के बाद बाकी सारे स्टेट्स बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये सेज कि यार वी शुड आल्सो राइड दिस बैंड वैगन, राइट। तो सबसे पहले वो टाटाज के लिए, नैनो प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में बोलते हैं हम आपको 1000 एकड़ जमीन दे देंगे। अब उसमें बहुत सारे डिबेट्स है कि वो जमीन मल्टी क्रॉप थी, फर्टाइल लैंड थी, जो एक्विजिशन किया गया वो इलीगल था, बट वो 1000 एकड़ उनको दिया जाता है। शुरू में वहां के किसान एक समिति बनाते हैं, सिंगूर जामी रक्षा समिति ऐसे करके, और दैट वाज अ मल्टी पार्टी, सारे पार्टीज के उसमें लोग होते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं। बाद में
ममता जी को लगता है कि प्रदर्शन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, राइट, उसमें बाकी सारे और भी बहुत सारे लीडर्स ज्वाइन करते हैं, तो शी ऑल्सो गोज एंड ज्वाइंस देयर, राइट, एंड धीरे धीरे शी बिकम्स द फेस ऑफ दैट एंटायर। और वहां पे सीपीएम भी बहुत अग्रेसिव हो जाती है, छिटपुट घटनाएं भी होती है। ममता बनर्जी फिर फास्ट पे चली जाती है, वहां पे करीब 20-21 दिन फास्ट पे इनफैक्ट वो रहती हैं। फिर वो मनमोहन सिंह का फोन आता है, लेटर भेजते हैं कि आप अपना फास्ट तोड़िए। ये पूरी घटनाएं होती है। टाटाज एक तरह से वो फटीग्ड हो रहे थे कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ ही, मतलब लैंड विच वी वर अलॉटेड। फिर थोड़े दिन ठंडा पड़ता है, सिंगूर वो एक तरह से अबेयंस में रहता है, तब तक नंदीग्राम हो जाता है। नंदीग्राम भी मिदनापुर में है, एंड वहां पे सरकार एक 10,000 स्क्वायर मीटर में एक 10,000 एकड़ में वहां पे एक बहुत बड़ा एसईजी बनाने की कोशिश कर रही थी। और इंडोनेशिया का एक सलीम ग्रुप है जो उसको पूरा डेवलप कर रहा था। वहां पे भी इसी प्रकार से इश्यूज होते हैं लैंड को लेके। एंड नंदीग्राम वाज सपोज टू बी अ सीपीएम बैशन, मतलब वहां का एक गढ़ था। पॉपुलेशन वाइज भी देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी और सीपीएम का एकदम गढ़ हुआ करता था नंदीग्राम। तो सरकार को लगा कि यहां पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले एसईजी में, लेकिन वहां भी उस प्रकार से विरोध होने लगते हैं धीरे धीरे। आप देखते हैं वहां भी एक समिति बनती है, ऑल पार्टीज की बनती है, उसमें ममता बनर्जी फिर कूद जाती हैं, फिर अरुंधति राय आती हैं उसमें, मेधा पाटकर आ जाती हैं उसमें, कबीर सुमन एक वहाँ के सिंगर है वो पहुंच जाते हैं। वो भी धीरे धीरे आंदोलन बहुत बड़ा बन जाता है उसमें। इनफैक्ट फिर क्योंकि सीपीएम हमेशा से अगेन जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो चूंकि जमीन पे जो कार्यकर्ता उतने ज्यादा एम्पावर्ड होते हैं कि वो अगर कोई किसी ने विरोध किया तो इमीडिएटली उसको क्रश करते हैं वो। ओके, राइट, क्योंकि वो बहुत एम्पावर्ड है, क्योंकि दे आर लाइक अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। तो वहां भी नंदीग्राम में आप देखेंगे इनफैक्ट एक तरह से उसको पूरे एरिया को ब्लॉकेट कर दिया गया था, घेर दिया गया था गांव वालों के द्वारा कि हम किसी को आने नहीं देंगे, सरकार वालों किसी को। और वहां कहा जाता है कि एक दिन अचानक से एक दिन पुलिस फोर्स एक बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंचती है, मारपीट करती है, गोलियां चलाती है, करीब 14-15 लोग मारे जाते हैं उसमें। बहुत सारे महिलाओं के साथ कहा जाता है कि मिसबिहेव ही नहीं, बलात्कार भी होता है। बाद में जितने भी फॉरेंसिक एविडेंसेस मिलते हैं पता चलता है कि बहुत सारी जो गोलियां थी वो पुलिस की गोलियां नहीं थी। तो एक्चुअली कहा जाता है कि इट वाज मोर ऑफ सीपीएम कैडर देन पुलिस हु डिड दैट रेड नंदीग्राम में, उनको सबक सिखाने के लिए। उसका फिर बहुत विरोध होता है, तो नंदीग्राम वाला फिर प्लान कैंसिल होता है। तो एक तरह से इंसिडेंट बाय इंसिडेंट सिंगूर होता है, नंदीग्राम होता है, फिर लालगढ़ एक एरिया है इनफैक्ट। और ये दोनों इंसिडेंट में आप देखेंगे सिंगूर नंदीग्राम में जो माओइस्ट थे वो भी एक तरह से इम्प्लिसिट समर्थन में आते हैं इस पूरे मूवमेंट के, एंड ममता को भी सपोर्ट करते हैं। ओके, राइट, तो बहुत सारे एक तरह से एलिगेशंस लगते हैं ममता कि वो माओइस्ट को यूज कर रही हैं सरकार के खिलाफ पूरे विद्रोह को और इसको जमा करने के लिए। फिर लालगढ़ में फिर एक इंसिडेंट होता है, वहां भी संघर्ष होता है गवर्नमेंट और माओइस्ट के बीच। वहाँ ट्राइबल्स कुछ होते हैं, वो मारे जाते हैं, इनफैक्ट इनोसेंट ट्राइबल्स होते हैं वो पुलिस की फायरिंग में। तो एक एक करके 2006 से आप 9 तक में देखेंगे जो 3 मेजर इवेंट्स, सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़, और तीनों में आप देखेंगे ममता एक तरह से फोरफ्रंट पे आती है, राइट, और वो फेस दिखने लगता है। तो लगता है कि शी इज समबडी हु कैन लीड, एंड जो सीपीएम की गवर्नमेंट उसको बहुत फॉर्मिडेबल माना जाता था, राइट, मतलब कोई सीपीएम को कैसे चैलेंज कर रहा है, पैक्ड, पावरफुल, राइट। और इन तीनों केसेस में आप देखेंगे सरकार एक तरह से बैकफुट पे आती है, राइट। सो देन पीपल स्टार्ट सीइंग हर एज दैट फेस, राइट, कि जो भी सीपीएम से नाराज है अब इसके साथ जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि इन सारे मूवमेंट्स में आप देखेंगे कि सीपीएम अपने कोर आइडियोलॉजी से हटती है। अब ये सही है गलत है ये अलग बात है, लेकिन सीपीएम की कोर आइडियोलॉजी क्या थी? एंटी इंडस्ट्रीज, खास करके बाहर की इंडस्ट्रीज, टाटा, सलीम ग्रुप, इंडोनेशिया, ये तो सीपीएम को सूट ही नहीं करता। बड़े लोग तो आने नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे, करेक्ट। किसानों की जमीन ले ली, लूट ली, उसके ऊपर फायरिंग करवा दी। तो जो लेफ्ट का भी खुद का कैडर था, एक बहुत बड़ा कैडर, वो भी सरकार से नाराज हो गया कि यार ये तो फिर उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं, उन्हीं कैपिटलिस्ट का, जिनके खिलाफ हम झंडा लेके खड़े थे, राइट। तो एक बहुत बड़ा लेफ्ट का आप सेक्शन देखेंगे वो भी ममता के साथ चला गया। लेफ्ट के बहुत सारे लीडर्स टीएमसी ज्वाइन कर लिए उनके साथ, राइट। और इसीलिए उसके बाद 2009 के लोकसभा इलेक्शंस में सबसे पहले झटका लगता है इनको, जो सीपीएम है उनको।
2010 के कलकत्ता के मेयर चुनावों में फिर झटका लगता है, एंड देन 2011 वाज द टर्निंग पॉइंट, जहां पे तब तक सीपीएम मेरे ख्याल से समझ चुकी थी कि वी आर ऑन अ वीक फुटिंग, बट क्या होता है कि 34 साल के सत्ता का एरोगेंस इतना ज्यादा होता है, राइट? आप ये यकीन नहीं कर पाते हो कि मैं सत्ता से बाहर हो भी सकता हूं किसी भी हाल में. इट इज लाइक 1977 फॉर कांग्रेस. आदत ही नहीं रही कभी सत्ता से बाहर रहने की, राइट? तो शायद वो एरोगेंस तभी तक था, लेकिन ग्राउंड तैयार हो चुका था, राइट? सीपीएम के अगेंस्ट उसके कैडर थे, वो भी हट चुके थे, राइट? प्लस जैसे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स क्या देखेंगे आप, क्योंकि वायलेंस का बहुत स्थान है नीचे के कैडर्स में और इलेक्शंस में, राइट? तो जो भी छोटी पार्टियां होती है वो बहुत संभल के और डर के रहती है. तो किसी को मन भी है ना कि मैं दूसरे पार्टी का झंडा उठा लूं, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं, तो शायद मैं ना उठाऊं, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. मैं वोट फाइनली जाके दे दूंगा, लेकिन मैं झंडा नहीं उठाऊंगा, राइट? लेकिन जब दूसरी पार्टी इतनी मजबूत होती जाती है, जब आपको दिखता है कि वो मजबूत है, तो क्या इधर वाले भी मजबूत है, अगर मुकाबला होगा तो बराबर का होगा, तो वो जब ट्रस्ट आने लगा लोगों को कि टीएमसी इज ऑल्सो नाउ दैट बिग दैट वी कैन राइड दैट बैंडवैगन, राइट? जब इसके लीडर शिफ्ट होने लगे टीएमसी की तरफ, तो 2011 में फिर वो बराबरी की लड़ाई होगी कि इस बार अगर तुम बूथ लूटने के लिए आओगे मारोगे तो हम भी मारेंगे, हम भी बराबरी की लड़ाई लेके आएंगे, लड़ेंगे, राइट? तो इसलिए वो तब तक जमीन तैयार हो चुकी थी. प्लस 9 के इलेक्शंस में लोकसभा में टीएमसी जीत चुकी थी, कलकत्ता मेयर इलेक्शन जीत चुकी थी, तो लोगों को साफ साफ दिखने लगा था कि नाउ वो जीत के चांसेस अब बहुत ज्यादा है. और इसलिए फिर बहुत सारे लोग जो शायद फ्रिंजेस पर थे, जो सीपीएम से नाराज थे, वो खुल के टीएमसी के साथ आ गए. अच्छा, आने के बाद ममता ने ऐसा, मतलब बेसिकली समझना मुश्किल है. देखो, कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जब मैं पहली बार इसके बारे में देख रहा था, तो मुझे भी समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि एक बॉर्डर स्टेट है, डिवीजन ऑलरेडी है, पॉलिसीज़ का इशू पहले से है, उसके बाद जो सरकारें चेंज हो रही हैं, ममता बनर्जी केम इन पावर, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ तो ऐसा नया किया होगा, कुछ तो अच्छा किया होगा ना, कि वो शी स्टेड इन दैट पावरफुल पोजीशन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कि जो पहले के 34 साल की जो सरकार थी, आर वी नॉट क्रिएटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ एरोगेंस ओवर देयर विद दिस सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसीज? तो ऐसा क्या कर दिया उसने विच वॉज स्टार्क डिफरेंस, कि एक डायनेस्टी काइंड ऑफ एक जनरेशनल पॉलिटिशियंस, फैमिलीज, पार्टी, वो सब चले गए, और उसके बाद शी स्टेड देयर एंड शी इज स्टिल देयर. सो एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी सीपीएम की, प्लस द फेस दैट इज शोड, कि आई कैन बी द पर्सन हु कैन लीड द स्टेट, तो दैट ब्रॉट हर टू द फोर. बट एक बार जब वो सत्ता में आई, तो आप उनकी भी अगर राजनीति देखोगे तो बहुत सिमिलर टू लेफ्ट पॉलिटिक्स है. वो बहुत अलग नहीं है. जिन मुद्दों पे वो विरोध करके आई, लेफ्ट भी वही कर रही थी पहले जब वो सत्ता में आई थी. उसी फैक्ट्रीज का विरोध कर करके वो सत्ता में आई थी, जिस सिंगूर और नंदीग्राम और लालगढ़ में विरोध करके ममता सत्ता में आई, राइट? इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि 2011 तक जब ममता सत्ता में आई, शी वाज मोर लेफ्ट देन द लेफ्टिस्ट पार्टीज, राइट, व्हेन शी केम टू पावर. सो लेफ्ट का क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि दिस इज नो मोर द रियल लेफ्ट. अभी तो राइट हो गए हैं, अभी तो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो शी हैड बिकम मोर लेफ्ट देन द एग्जिस्टिंग वंस. दैट इज वन. सेकेंड, जो पॉलिटिक्स एग्जिस्टिंग थी, विच इज जो लेफ्ट में वर्ल्ड ओवर होती है, केरला में भी वही होगा, चाइना में भी वही होगा, बंगाल में भी वही होगा, कि जो कैडर्स है वो बहुत एम्पावर्ड है, जो लोकल समितियां हैं वो बहुत एम्पावर्ड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर एक जो भी मंडल है, ब्लॉक है, तो उसकी जो समिति है उस पार्टी की, उस एरिया में कोई भी अगर फंक्शन होगा तो दे विल बी द वन हु विल बी टेकिंग दोस डिसीजंस. कोई चंदा होगा तो वो होंगे जो उसके प्रेसिडेंट होंगे. कोई उस एरिया में अगर घर बनाएगा तो वो बोलेंगे कि तुम्हें इससे तुम्हें छड़ लेना होगा, इससे बालू लेना होगा, इससे सीमेंट लेना होगा, राइट? तो कल्चर है, राइट? दे आर काइंड, मतलब वो समझ लीजिए आप, वहां के जो पार्टी के फंक्शनरी है, दे आर एक तरह से गार्जियन उस एरिया के, एंड दैट इज एक्सेप्टेड इन दैट सोसाइटी. ये लेफ्ट में होता है. टीएमसी डिड द सेम थिंग. जैसे ही वो सत्ता में आई, तो बंगाल में क्लब्स का बहुत कल्चर है. क्लब्स एसेंशियली ये मॉडर्न वाले, मतलब वो समझ लिया सिर्फ एक कमरा है जहां पे एक बाहर ताला लगा के दरवाजा में है, दरवाजा खोला, 4 कुर्सी वहां बैठ गए. तो क्लब्स का बहुत कल्चर है. तो जितने भी, और ये क्लब्स ज्यादातर मतलब कब्जा किए होते हैं, राइट? अच्छा. वो कोई ऐसा नहीं है कि जमीन लेके बनाया, किसी के एक रूम खाली थी उसको पकड़ लिया, किसी से एक रूम ले लिया. तो जनरली ऐसे ही अभी हमारा हो गया, राइट? ठीक है. या किसी ने कभी कभी दान भी दे दिया, तो किसी ने अपने घर में एक बगल वाला रूम दे दिया. तो दोस काइंड ऑफ क्लब्स.
व्हेन टीएमसी केम टू पावर, जितने भी कम्युनिस्टों के क्लब्स थे सबसे पहले उसको हथिया लिया उन्होंने। ओके सबसे पहले अपना कहते ना कि मीटिंग करने के लिए जो स्पेसेस थे पहले वो लो, बिकॉज दैट इज एन असर्शन ऑफ पावर। मे बी मुझे उसकी जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन क्या वो क्लब क्या है, वो जो पूरा एरिया है उसमें सबको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ क्लब में चल जाना है और दादा लोगों को बता देना है कि देखिए ना पुलिस वाला मेरे को परेशान कर रहा है। अच्छा, तो दैट क्लब इज एसेंशियली दैट सेंटर और दैट सीट ऑफ पावर इन दैट माई लोकल एरिया, मेरे मोहल्ले में, राइट। तो अगर उस जगह पे, उस क्लब पे ही अब नए वाले लोग आ गए हैं तो दैट्स द सीट ऑफ पावर, दैट्स असर्शन एसेंशियली। Okay. नया तो मैं बना ही सकता था, लेकिन नया क्यों बनाऊं मैं, राइट। दैट इज वन। सिमिलरली जब टीएमसी पावर में आई थी तो आप उससे पूछते, या आप ममता दी का हिस्ट्री भी देखेंगे कि आइडियोलॉजिकल उसका वेट कहाँ पे है, तो आप खोजना आपको थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत सारे इश्यूज पे एकदम वेरिंग उसके थॉट प्रोसेसेस है, तो आइडियोलॉजिकली आप उसको पुट नहीं कर पाओगे कि आखिर ये स्टैंड कहाँ करती है, एक्चुअली ये पार्टी स्टैंड कहाँ करती है। लेकिन जब वो सत्ता में आई तो शी क्रिएटेड, और इसलिए उसके पास कैडर्स भी नहीं थे। तो जब आप देखते हैं 2011 में सत्ता में आती है जब टीएमसी, तो इट वाज मोस्टली एक तो एंटी इनकम्बेंसी एंड इंडिविजुअल्स हु सपोर्टेड दी पार्टी, क्योंकि वो लोगों में इतना जोश है ना। फॉर एग्जांपल मैं एज ए इंडिविजुअल निकल के जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं मोदी को सपोर्ट कर रहा हूँ, इट इज नॉट समबडी टेलिंग मी, मैं कैडर वैडर नहीं हूँ, लेकिन मैं जाके सपोर्ट करूंगा और उस दिन बूथ पे भी बैठूंगा। तो इट वाज दोज काइंड ऑफ पीपल हु सपोर्टेड ममता टू कम टू पावर। लेकिन जब वो पावर में आ गई, जब वो पार्टी बन गई, मतलब पार्टी तो थी लेकिन जब कैडर्स बनने लगे, शी अडॉप्टेड अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर कि हमारे भी जो लोग रहेंगे जमीन पे वही एक प्रकार से वहां के गार्जियन होंगे। तुम्हें अब भी उनसे पूछना पड़ेगा कि घर बना रहे हो तो सीमेंट इससे लेना है, बालू इससे लेना है, छड़ से लेना है, पुलिस वाला कोई परेशान करे या लोकल घर में भी झगड़ा हुआ तो सुलझाएगा कौन, वहीं का जो मेरा बूथ का अध्यक्ष होगा, जो मंडल का अध्यक्ष होगा, वही सुलझाएगा। दे आर द गार्जियंस। द पार्टी हैज चेंज, द स्ट्रक्चर्स रिमेन द सेम, दोस क्लब्स विल रिमेन द सेम। जो पूजा समितिज होती हैं उनको एनुअल जो पैसा जाता है और बढ़ा के ही जाएगा। तो ममता बनर्जी जो सीपीआईएम से सीख के आई थी कि जो उनका स्ट्रक्चर देखा था, शी इम्प्लीमेंटेड द सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन टीएमसी। In most cases, it's the same, half of the same people who just change symbols. तो कल्चर भी वही वो देखते आए थे, एक्चुअली दे ब्रॉट इन दैट कल्चर। और इसीलिए जैसे पहले सीपीएम से लोग डरते थे, राइट, डरते थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, वोटिंग के दिन या दूसरे इश्यूज पे भी पंगा लेने से, वो फिर टीएमसी से डरने लगे। ओके, एंड यू लुक एट द काइंड ऑफ वायलेंस जो बंगाल में होता है इलेक्शंस के दौरान, या पॉलिटिकल वायलेंस, वो इंडिया में कहीं नहीं होता है। आई वाज कमिंग टू दैट एक्चुअली। इंडिया में कहीं नहीं है वो वायलेंस। सबसे ज्यादा कहीं वायलेंस होता था इंडिया में पॉलिटिकल तो बिहार में होता था। अभी वहां इलेक्शंस हुए, एक बूथ तक पे रीपोलिंग नहीं हुई, एक बूथ पे नहीं। दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड फॉर बिहार, क्योंकि अब इतना अच्छा हो चुका है ना हर जगह, लॉ एंड ऑर्डर, इतनी विजिबिलिटी है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोग इतने मैच्योर कर चुके हैं, इवॉल्व कर चुके हैं सब। कोई बहुत बड़ा दबंग भी फिर भी वो बताने से डरता है कि मैं दबंग हूँ, बोलता नहीं मैं तो आम आदमी हूँ, राइट। बिकॉज द लॉ इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड, कोर्ट्स हैव इम्प्रूव्ड, द सिस्टम्स हैव इम्प्रूव्ड, इंस्टीट्यूशंस हैव इम्प्रूव्ड। तो एक सभ्य समाज में पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हो सकती है। एक भी लोगों की हत्या नहीं हुई इतने बड़े इलेक्शन में, कहाँ होती है हत्या? लेकिन बंगाल में आप देख लीजिए, बंगाल में पॉलिटिकल असोसिएशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी आप जैसे वायलेंस की बात करें ना, कुछ मेरे दिमाग में मैं कुछ पढ़ रहा था, दुर्गा पूजा का बहुत है और काफ़ी सालों से है, मतलब हज़ारों साल से है। लेकिन ऐसा क्या, मतलब बेसिकली ममता बनर्जी की सरकार में ऐसा क्या हो रहा है कि जब दुर्गा पूजा होती है तो पंडाल पे अटैक हो रहे हैं, मतलब लोग आ रहे हैं, एंड दिस वाज अनहर्ड इन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। सी when she came to power, right, तो ऐसा कोई उनका कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था, राइट, कि ये मेरे वोटर है, राइट। इट वाज मोर वन द एंग्स्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, प्लस उनका जो एक नेचर था, विरोध प्रदर्शन था, उनकी पर्सनालिटी थी, उनकी सादगी थी, उनको बहुत बंगाल में सादगी से देखते हैं, और तो उसके सपोर्ट में पीपल वोटेड फॉर हर। लेकिन ऐसा कोई कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी कि ये लोग वोट कर रहे हैं, इस जाति के, इस धर्म के लोग वोट कर रहे हैं। बट स्लोली शी इवॉल्व्ड हर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने वोट बैंक पकड़ा कि मुस्लिम्स, क्योंकि एक तो न्यूमेरिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, 2011 के डेटा के हिसाब से 27% है। अब उसको कम से कम 30 मान के चलिए आप, राइट, ज़्यादा ही मान लेते हैं, 35 के आसपास मान लें। तो 1/3 पॉपुलेशन जिस स्टेट का मुस्लिम्स है, तो उसको तो आपको साथ रखना ही पड़ेगा, राइट। और उसके साथ कोई थोड़े बहुत भी लोग आ गए तो सरकार बनाना तो एकदम गारंटीड। इट वाज मोर वन। तो
उस स्ट्रैटेजी के तहत पिछले 10 वर्षों से करीब करीब वो सत्ता में काम कर रही है। अब उनको साथ रखने के लिए शुरुआत में क्या होता है कि आप थोड़े बहुत कंसेशंस देते हैं टू शो कि आई एम योर पार्टी ऑफ रिफ्यूज। तो थोड़े बहुत कंसेशंस देंगे कि जिस दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन उसी दिन मुहर्रम पड़ गया, तो दुर्गा पूजा का विसर्जन हम एक दिन पोस्टपोन करवा देंगे। ओके, राइट। तो एक बार सुनने में तो हार्मलेस लग जाता है, जैसे बहुत सारे लोग बोले अच्छा कौन सी बड़ी बात हो गई, और बंगाल में थोड़ा वो टॉलरेंस वो भद्र लोग वाला है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है एक दिन पोस्टपोन हो गया। बट दीज आर सिग्नलिंग्स, राइट। तो आप जैसे जैसे ऐसे ऐसे सिग्नल्स देने लगते हैं तो व्हाट हैपेंस इज जो भी लीडर्स हैं आपकी पार्टी में, स्पेसिफिकली जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, उनको एक तरह सिग्नल लगता है कि ये सरकार में हम कुछ भी कर सकते हैं एंड विल बी सेफ। एंड हेंस संदेश खाली में शाहजहां वैसा कुछ कर पाता है, एंड हेंस मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा दंगा हो पाता है, Exactly. राइट। एंड पुलिस एक तरह से रिफ्यूजेस टू एक्ट, नॉट जस्ट इज इनकॉम्पिटेंट, दे रिफ्यूज टू एक्ट ऑलमोस्ट। इसी कारण से आप देखते हैं कि जो फिरहाद हाकिम है, विधायक रहे, फिर मेयर भी कलकत्ता के, ही ओपनली सेज कि जो मुस्लिम पैदा नहीं हुआ है वो अभागा है ना, हमारा कर्तव्य है कि सभी को मुस्लिम बनाए। पब्लिक स्पीच में ही सेज कि आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू एम्ब्रेस मुस्लिम ब्रदरहुड। इसी कारण से हुमायूं कबीर जो आपका है वो कहता है कि अयोध्या में नहीं बना तो क्या हुआ, हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। नाउ हाउ डिड वी रीच दैट स्टेज? वी रीच दैट स्टेज क्योंकि जब छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी तो जो सिग्नलिंग सरकार दे रही थी उसमें ये दे रही थी कि हमारी जो सरकार है वो एनी गिवन डे विल फेवर वन सेक्शन ओवर अनदर, राइट। और जब लोगों को ये सिग्नल मिलने लगता है तो हर बार एक कदम वो फिर बढ़ के काम करते हैं, फिर उनको लगता है अपनी सरकार कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई मुर्शिदाबाद में क्यों दंगा हुआ आपको लगता है, यूपी में दंगा क्यों नहीं हो सकता है? सो फॉर एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद में मानता हूं मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, संभल में भी है। संभल जितना हीटेड जोन था, याद होगा आपको पिछले साल, और होली के समय याद है आपको टेलीविजन चैनल्स लाइव दिखा रहे थे कि आज यहाँ दंगा होगा, ऐसे कर रहे थे आज दंगा होगा, सब वेट कर रहे कि आज दंगा होगा यहाँ पे, राइट। और उस जगह पे एक ढेला भी कहीं नहीं चला, बिकॉज द गवर्नमेंट चोज टू स्टॉप दैट और नॉट लेट दैट हैपन, राइट। लेकिन मुर्शिदाबाद में हफ्ता भर चलता है, नॉट जस्ट अ डे और टू, राइट। हुमायूं कबीर, और उसके बाद जैसे शेख शाहजहां ने जो भी किया, बाद में आप उसको निलंबित कर देते हो, बाद में निलंबित करके आप मतलब साबित करना चाहते हो, ठीक है, वो आप मैसेजिंग अपना पॉलिटिकल देते रहो, लेकिन हाउ डिड यू लेट हिम रीच दैट स्टेज? हाउ कैन यू लेट फिरहाद हाकिम से कि everybody should be converted to being a Muslim in Calcutta and Bengal, and how can you just how can हुमायूं कबीर से कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बोल तो दिया तब तक तो ठीक है, इतना बड़ा कॉन्ग्रेगेशन उसने जमा किया, लोग ईंट लेके जा रहे थे अपने साथ, है ना, 1-2 लाख लोग मिनिमम थे वहां पे, ज्यादा भी हो सकते हैं। इतने बड़े प्रोसेशन के लिए आपको परमिशन तो लेनी ही पड़ी होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, राइट। क्या आपने परमिशन लिया? अगर लिया तो कैसे दे दिया किसी ने परमिशन? और अगर नहीं लिया तो फिर उसको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? अलाउ क्यों, कैसे कर दिया? करेक्ट, आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो ईटा लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, 2 लाख की भीड़ में वो इतना ऐसे भाषण दे रहा है, बाद में आप कह रहे हो कि पार्टी से निकाल दिया। व्हाई डिड यू लेट दैट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज यू आर चूजिंग टू अपीज अ सेक्शन ऑफ पीपल जस्ट टू कीप इंटैक्ट कि वो 1/3 मेरे साथ रहने चाहिए, बाकी को तो फिर मैं देख लूंगा। दैट्स अ डेंजरस गेम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। And this is not just kind of game is not there in West Bengal itself. कुछ और स्टेट्स में भी चल रही है, धीरे धीरे करते हुए। वेस्ट बंगाल में ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जो इंटरनल स्टेट्स हैं वहां पे पॉपुलेशन ना बहुत हद तक स्टेबिलाइज्ड है, राइट। तो खतरनाक वहां भी है, लेकिन ठीक है, किसी फ्यूचर में आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बंगाल में क्या है कि एक दूसरा प्रॉब्लम है घुसपैठ का, राइट। सो व्हाट यू ऑल्सो सी कि ये पॉपुलेशन धीरे धीरे राइज कर रहा है प्रोपोर्शन का, और अपने पास डेटा 1951 का सेंसस देख लीजिए, 2011 का सेंसस देख लीजिए, हम कहाँ 9% थे, 9% से 27% पे आ गए, 3 गुना करीब करीब हो गए जो पॉपुलेशन का शेयर था, और वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अभी भी बॉर्डर से घुसपैठ होती है, राइट। दैट गेट्स फॉर्मलाइज्ड क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आधार कार्ड बनाने वाले दलाल हैं, 50 रुपए में बनवा देते हैं। आधार कार्ड बन गया, कुछ दिनों बाद वहां पे एक बिजली का कनेक्शन ले लिया तो बिजली का बिल आ गया, अब बिजली का बिल आ गया तो वोटर कार्ड बन जाएगा, हो गए फिर यहाँ के नागरिक। कौन सा सबको पासपोर्ट चाहिए यहाँ पे, तो राइट। तो इतना कुछ होने के बाद भी मतलब क्या होप है वेस्ट बंगाल के लिए? कुछ बची है जिसे हम कह सकते हैं? बिकॉज वेस्ट बंगाल इज बॉर्डर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है दैट इज ऑल्सो ऑन द बॉर्डर, पंजाब इज देयर एट द बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर है,
अब बिहार का पोर्शन हमारा नेपाल से लगता है, 7 स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में इस तरह की सिचुएशन, तो आपको लगता है कि इसमें कोई होप बची है वेस्ट बंगाल के लिए? बिकॉज एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि देर आर 35%, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ वन साइडेड पॉपुलेशन, वन साइडेड वोट्स, जो हमारी मतलब इस टाइम बीजेपी सरकार को तो वोट देने की कोशिश मतलब सोचेंगे भी नहीं। स्टिल जो बाकी के लोग हैं वो क्या मतलब सोच नहीं पा रहे हैं, या उनका इंटेलेक्ट जो 1906 से पहले हुआ करता था, जो रिफॉर्मेटिव लोग हुआ करते थे, क्या वो इंटेलेक्ट 100 साल में इतना डाउन हो गया है कि दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली सी कि क्या हो रहा है? तो डू यू थिंक देयर इज अ होप फॉर वेस्ट बंगाल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? सो लोग क्यों नहीं देते हैं वोट? क्योंकि कई बार अगेन एज आई सेड उस मोमेंट पे ना दे आर नॉट एबल टू परसीव दैट थ्रेट, एंड स्पेसिफिकली इफ यू आर नॉट इंडिविजुअली अफेक्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने दिन के काम वाम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है बंगाल के राइजिंग पॉपुलेशन से, इन्फिल्ट्रेटर्स की पॉपुलेशन से, तो मुझे लगता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों उसमें अपना सर खपाने जाऊँ। तो कलकत्ता में बैठे हुए लोगों को नहीं लग रहा है कोई दिक्कत, उनको पता नहीं चल रहा, वहाँ कोई दंगा नहीं हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जहाँ हुआ वहाँ जाके आप पूछेंगे हिंदू से, तो वो बताएगा कि यार हमारी क्या हालत है, बट इट इज टू लेट फॉर देम नाउ। अब वहां चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकते, राइट? वहां से अब यूसुफ पठान ही जीतेगा कभी भी, जब भी चुनाव होंगे वही जीतेगा। अच्छा, चाहे वो कहीं का कैंडिडेट हो, वो धर्म के नाम पर जीतेगा, राइट? नाउ पीपल रियलाइज दैट अ लॉट लेटर, राइट? इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए जब बंगाल का विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हुआ, जोगेंद्र नाथ मंडल एक लीडर थे। जोगेंद्र नाथ मंडल दलितों के काफी बड़े नेता थे बंगाल में, आप देखेंगे तो। इनफैक्ट अंबेडकर को उन्होंने जिताया था बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, राइट? ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। वो ईस्ट बंगाल से आते थे, तो जब बंटवारा हुआ तो ही चोज टू रिमेन इन ईस्ट बंगाल, राइट? ही डिड नॉट जस्ट चूज टू रिमेन इन ईस्ट बंगाल, उन्होंने कहा कि जो दलितों के स्ट्रगल्स हैं वो जो मुसलमानों के स्ट्रगल्स है उसके काफी सिमिलर है, राइट? तो हमारा नेचुरल कोलिशन बनता है, राइट? और हमारा जो हिंदूज हैं सो कॉल्ड, राइट, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ओके, नेचुरल कोलिशन इनसे हमारा बनता है क्योंकि हमारे स्ट्रगल्स काफी सिमिलर है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो दलित्स भी हैं उनको भी उधर ही रहना चाहिए, बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल में, उनको इधर नहीं आना चाहिए, राइट? वेस्ट बंगाल में वहां उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी एक तरह से, और वो ईस्ट बंगाल में रह जाते हैं पाकिस्तान में। वहां के पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं वो, इनफैक्ट, राइट, जोगेंद्रनाथ मंडल। 2 साल बाद सिर्फ वो, राइट, वो लेटर लिखते हैं लियाकत अली खान को, एंड दैट लेटर इज अ पब्लिक लेटर। वो लिखते हैं कि आई वाज सो मिस्टेकन टू इवन थिंक कि वी कैन को एग्जिस्ट विद द मुस्लिम्स। किसी भी माइनॉरिटी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में, राइट? और यहाँ कोई माइनॉरिटी कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, एंड आई एम चूजिंग टू गो बैक टू इंडिया। और उसके बाद इंडिया आ जाते हो, राइट? that was those were the days. नो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशंस में आप देखेंगे ये कोशिश की जाती है, जैसे अखिलेश कोशिश करेंगे, पीडीए बना रहे हैं, तो दलित अल्पसंख्यक वो नेचुरली क्यों साथ में आए? नहीं, वाई आर यू क्लबिंग देम? चंद्रशेखर है, जय भीम जय मीम, क्यों? उन दोनों में क्या कॉमनैलिटी है? आपका इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बन रहा है इसीलिए आप उसको साथ में बोल दे रहे हो, बट ऑन एनी गिवन डे वो पॉलिटिशियंस के फायदे के लिए साथ में बोल रहा है, लेकिन कोई नेचुरल कोहेरेंस नहीं है दोनों में। और ये एग्जाम्पल दिखाता है जोगेंद्रनाथ मंडल वाला कि एक्चुअली उस व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा बिलीवर था इसमें वापस आया, वहां का लॉ मिनिस्टर था, सोचिए वो, जब वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और अभी भी वही हो रहा है कि कई बार जो वहां के लोग होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स नहीं दिखी, उनको लगता है कि यार हम लोग तो भद्र लोग हैं, जेंटलमैन, हम लोग धर्म वर्म की बात नहीं करेंगे, राइट? कुछ वर्षों पहले, 2-3 वर्षों पहले तक क्या होता था कि वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में आप देखेंगे बहुत कमारेडरी रहती थी। उधर कुछ भी अच्छा हुआ तो इधर के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इधर कुछ अच्छा हुआ तो उधर के कर रहे हैं, बिकॉज हम सारे बंगालीज फर्स्ट हैं, एंड विच इज अ गुड थिंग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। कि बंगाली का जो हमारा, क्योंकि दोनों को राष्ट्रगान एक व्यक्ति ने दे दिया है, देयर आर सो मच कॉमन कल्चरल कनेक्शंस, राइट? हिस्ट्री तो है ही, रिलेटिव्स इधर उधर रहते हैं, पीढ़ियां रहती हैं, वो सब तो है ही। तो ये चला। जब लेकिन ये अभी कू हुआ बांग्लादेश में, और उसके बाद वहां पे आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के घर पे हमला किया गया, राइट? जितने भी बंगाली कल्चर्स थे, आइकन्स, उन पे हमला किया गया, उनके घरों पे। तब लोगों को ये रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि नहीं यार, मतलब वो तो हम लोग मान रहे थे वी आर बंगाली फर्स्ट, दे डोंट थिंक देमसेल्व्स एज बंगालीज फर्स्ट नाउ, दे थिंक देमसेल्व्स ऑफ एज मुस्लिम्स फर्स्ट, राइट? तो ये तो हम ही मतलब ये भंजाने में लगे हुए हैं कि सब बंगाली पहले है, राइट? धर्म तो बाद में आती है, विच
a lot of people realize too much late in their lives, और इसीलिए वो अभी भी ना कि नहीं कोई बात नहीं, अभी तो कोई थ्रेट नहीं है, अभी कुछ दिख नहीं रहा, बट जहां जहां पॉपुलेशन राइज करते हैं, आप मुर्शिदाबाद जाइए, मालदा जाइए, नाडिया जाइए, वहां पे आप बात कीजिए लोगों से, दे रियली फेस दैट प्रॉब्लम टुडे। वो घुसपैठ की प्रॉब्लम अब वो फेस करते हैं। तो इतना होने के बाद भी मतलब होप क्या है फिर वेस्ट बंगाल के लिए, लोगों के लिए, वहाँ के आम जनमानस के लिए क्या होप बची है फिर अगर इस तरह की सिचुएशन है? सी होप यही है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं ना जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इन स्पाइट ऑफ देयर आइडियोलॉजीज उनको उस पर एक मत रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सी वी एग्जिस्ट बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ नेशन स्टेट, राइट। हम लोगों ने 1947 में डिसाइड किया कि हम एक भारत कह के राष्ट्र के हिस्से रहेंगे, और उसके लिए सब एक कॉमन कोड्स है, एक कॉमन संविधान है, एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रगीत है, एक कॉमन फ्लैग है, और उसके नीचे हम लोग सब एक रूल्स को मानेंगे, सब सीआरपीसी मानेंगे, सब टिल द डे दैट वी कीप फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस विल रिमेन यूनाइटेड एज अ नेशन। नहीं तो फिर तो हम रियासत में ही बढ़ गए, सब अपने मन की कर रहे हैं। तो हेंस इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट अगर अपने आप से बोलना है कि मैं ऐसे करूंगा तो नहीं हो सकता। इन्फिल्ट्रेशन इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, घुसपैठ इज अ मैटर, राइट। तो उस केस में आप जिस किसी भी आइडियोलॉजी से आते हो या पार्टी से आते हो, अब वेस्ट में कोई कह दे कि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान से घुसपैठ होने देंगे हम, तो ये तो आप मजाक ही कर रहे हैं ना, राइट। सो सिमिलरली बंगाल में ऑल्सो अगर वेस्ट में घुसपैठ नहीं हो रही है, वहां फेंसिंग बहुत अच्छी है, तो नहीं होती है। बंगाल में अगर है जगह जहां से घुसपैठ हो सकती है, केंद्र सरकार फेंस करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट हाउस में होम मिनिस्ट्री का जवाब आया, राइट, कि करीब 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है बंगाल का बांग्लादेश से, 1600 किलोमीटर ऑलमोस्ट फेंस्ड है, 112 किलोमीटर फेंस नहीं किया जा सकता है क्योंकि वैसे ज्योग्राफीज है, नदी वदी है। 450 किलोमीटर की फेंसिंग बाकी है क्योंकि केंद्र सरकार 8 से 9 बार बंगाल से जमीन मांग चुकी है वहां पे फेंस करने के लिए, लोग जमीन नहीं दे रहे हैं, राइट। क्या प्लॉजिबल रीजन हो सकता है एक स्टेट गवर्नमेंट को इतने वर्षों तक जमीन नहीं देने का बॉर्डर फेंसिंग के लिए? बहुत क्लियर है, बहुत ऑब्वियस है। तो जब तक आप एंट्रीज बंद नहीं करेंगे, बॉर्डर फेंस नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कौन यहाँ के लोग हैं, कौन बाहर के लोग हैं, वो जब तक पॉपुलेशन क्लीन अप नहीं होगा, राइट, तब तक एक्चुअली वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहेगा। जो व्यक्ति आके वहां रह भी रहा है वो कभी आपका नहीं हो सकता है। वो बांग्लादेशी व्यक्ति आके वो अपने पैसे के लिए रह रहा है, बट विल ही बिलीव इन इंडिया एज अ नेशन स्टेट? कभी नहीं बिलीव करेगा, कभी नहीं करेगा। उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, राइट, रिसोर्सेज पर जो क्रंच है वो तो है ही है। तो आपको ऑफेंस करे को क्लीन अप करना ही पड़ेगा, जो असम में आज हो रहा है इनफैक्ट, राइट। असम में भी वर्षों तक घुसपैठ हुई, लेकिन अभी क्लीन अप हो रहा है। तो वो एक स्टेप आपको करना ही पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू से कि दिस इज अ प्लेस व्हिच इज वेरी सिक्योर नाउ फॉर एवरी रेसिडेंट, और फिर हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। तो अभी इलेक्शन ड्यू है वेस्ट बंगाल में, और जब तक ये सिचुएशन नहीं होगी, लोगों के मन में नहीं आएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन हु इज वोटिंग दैट मैटर्स अ लॉट। घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है फॉर मैनी ईयर्स, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। देयर वाज अ रिपोर्टर, मेरी बात हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 10 years बैक, ही सेड कि आई हैव बीन रिपोर्टिंग सिंस 1991 एंड बिफोर दैट। कह रहे इन्फिल्ट्रेशन का मतलब वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन का इशू तब भी था, है ना, आज भी है, और वो जब तक सरकार कोई अच्छी नहीं आएगी, कुछ अच्छा काम नहीं होगा, तब तक ये इशू रहेगा। तो अगर आप आज बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सोचिए कि पिछले 35-40 साल में कितना हुआ होगा। बिल्कुल। अभी इलेक्शन ड्यू है, तो व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी टू एक्चुअली सेव द स्टेट? बिकॉज अगर हम वेस्ट बंगाल को नहीं सेव कर पाए, तो एक तरफ तो हमारे पास पाकिस्तान है जो ऑलरेडी मतलब वेस्ट से सपोर्टेड है, और ईस्ट में अभी जो रेडिकलाइजेशन हुआ है पिछले कुछ टाइम में, जिसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है बाय द वे, तो वो तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी फैलेगा। तो देयर आर चांसेस एंड पीपल आर ओपनली स्पीकिंग कि हम 7 सिस्टर्स को हम कट ऑफ कर देंगे, हम रोड पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बंद कर देंगे, जो ट्रेन है उसको बंद कर देंगे। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी टू कम बी द पॉलिटिकल पावर इन वेस्ट बंगाल टू सेव दिस एरिया फॉर अस? प्राइमरी वे आई थिंक वुड बी टू एजुकेट, नहीं लोगों को पता है, बट सबको सेंसिटाइज करना कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, इसका एक्सटेंट क्या हो चुका है,
आगे क्या होने वाला है, एग्जाम्पल्स आपको देखने होंगे. फॉर एग्जाम्पल जो मुर्शिदाबाद में आज हो रहा है वो कल को और भी बाकी बीरभूम में भी होगा, वर्धमान में भी होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ते जाएंगे, राइट. और वो बहुत नेचुरल एक्सटेंशन है उस चीज का. अगर वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं तो मुर्शिदाबाद में क्यों कर रहा है बाबरी मस्जिद की बात? वो कलकत्ता में क्यों नहीं बात कर रहा बाबरी मस्जिद की? मिदनापुर में क्यों नहीं बात कर रहा बाबरी मस्जिद की? बिकॉज ही इज लुकिंग एट द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल देयर. And he also not talking about the same masjid in Kerala. हाँ, उधर पे बात तो कर रहा हाँ, वहाँ है. कर रहे हैं. करेक्ट, नहीं बात कर रहा ना, मुर्शिदाबाद में ही बात कर रहा है, राइट. तो बहुत स्पेसिफिक रीजन है क्योंकि पॉपुलेशन वहां पे इतनी ज्यादा है. वहां उसको पता है कोई हिंदू विरोध नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं हुआ विरोध करने की, इसलिए उतना बड़ा वहां पे उसने भीड़ जमा कर लिया. तो ये सबको समझना होगा कि आप बंगाली हैं, मानते हैं, वो बांग्लादेश वाले भी बंगाली है मानते हैं, बट दे हैव शोन अस द वे कि फॉर अस बंगाली फर्स्ट इज नॉट द आइडेंटिटी, इट कम्स सेकंड, राइट. तो हमें भी जैसे वो अपने बांग्लादेश के लिए पहले सोच रहे हैं, द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल विल हैव टू थिंक ऑफ इंडिया फर्स्ट, राइट. पीपल जो बांग्लादेश से आए हैं, दे कैन नॉट बी ब्रदर्स जस्ट बिकॉज दे आर बंगाली, राइट. तो दैट सेंसिटाइजेशन, दैट मेकिंग एवरीबडी अवेयर, एंड द वेरी फैक्ट कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत एकदम हैंड इन ग्लव्स घुसपैठियों के साथ है. अब देखिए किस प्रकार से एक ऐसा प्रोसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है या ईसी का प्रोसेस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का SIR, राइट, जो एक नॉर्मल क्लीन अप है वोटर रोल का, उसमें मतलब इसमें क्यों कंट्रोवर्सी? पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है. अभी बिहार में हुआ तो एक भी ऐसा प्रॉब्लम कहीं नहीं आया, कोई भी ऐसा निकल के नहीं आया. हम लोग तो बिहार में फील्ड में थे, कोई निकल के हमारे पास नहीं आया कि हमारा वोटर हमारा कट गया ना, कोई नहीं आया. कितना भी ये लोग हल्ला मचाते रहे. इट्स सच अ डिटेल्ड इंटेंसिव प्रोसेस. टाइम एक महीने का दिया जा रहा है कि आइए, कट भी गया तो फॉर्म 6 भर दीजिए, कौन सी बड़ी बात है. उसका इस प्रकार से विरोध किया जाना कि मतलब कितना जुल्म हो रहा है लोगों पे, राइट. वो दिखाता है कि यार आप उन्हीं के वोट से बस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं उस पार्टियों को यहाँ पे रखने. वो तो गलत कर रही है, लेकिन लोगों को फिर इसमें जवाब देना होगा कि अगर आप इस स्तर तक जा रहे हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, तो हम आपको जीतने नहीं देंगे. It has to be people's response. This is first. And what about the central government की उनको क्या करना चाहिए कि इसको और ज़्यादा अच्छे से अपने मतलब खुद पावर में आ सके? See, प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये है, थोड़ा सा पहले चले जाएंगे तो कभी भी ऐसा कुछ होता था ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो सेंट्रल गवर्नमेंट 356 लगा देती थी. Exactly. है ना, सरकार बर्खास्त कर दिया. लेकिन अगेन वी हैव इवॉल्व्ड एज अ डेमोक्रेसी, राइट. आप देखेंगे कि और खास करके जो SI बोमई वाला इनफैक्ट जजमेंट है, उसके बाद जो 356 के उपयोग है थोड़े कम हो गए, राइट. पिछले 10 सालों में बहुत स्पेसिफिकली आप देखेंगे एक तरह से वो स्टेटेड पॉलिसी रही है जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी, कि हम 356 का यूज नहीं करेंगे. मतलब एक्सट्रीम ही केस हो सकता है जहां पे यूज करेंगे, एंड इट हैज नॉट यूज्ड इट इवन वंस इन 10 years. तो बड़ा फाइन बैलेंस हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट. और दूसरा, अब जैसे किसी एक चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करने जाएंगे तो ज्यादा सिंपैथी शायद उन्हीं के साथ चल जाए कि चुनी हुई सरकार है वो. तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर यही कर सकती है कि जो उसके एरियाज हैं, जो ड्यू प्रोसेसेस हैं, उससे पुश कर सकती है. बट जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, दीज आर स्टेट सब्जेक्ट्स, राइट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट चिट्ठी लिख सकती है, उसको बुला सकती है, मीटिंग करा सकती है, पुश करा सकती है, सवाल पूछ सकती है, जुडिशियरी में जा सकती है. कलकत्ता हाई कोर्ट में इनफैक्ट गया वो केस जो फेंसिंग के लिए जमीन वाला. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि जमीन दो यार जल्दी से, क्यों नहीं जमीन दे रहे हो. बट उसके बियॉन्ड दे कैन नॉट गो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी. इट्स अ फेडरल गवर्नमेंट. Central state governments have their roles. They have established methods of communication and legal recourse, right? तो इसलिए आई नो बहुत सारे मेरे दोस्तों को फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है, होम मिनिस्ट्री कुछ करता क्यों नहीं है, वहां पे चले जाना चाहिए सारे पैरामिलिट्री को. बट दैट्स नॉट हाउ अ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी फंक्शंस, राइट. अगर वही हो जाएगा तो फिर लोग बोलेंगे तो बहुत ज्यादा हो रहा है. बट डोंट यू थिंक कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो इन दैट सिचुएशन द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पीपल शुड नॉट मैटर, क्योंकि नेशन फर्स्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये तो पावर है. देखिए पावर तो है, इम्प्लीमेंटेशन एक बात है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई टॉक टू वो कहते हैं जब नेशन की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो लोगों की जो छोटे पार्टीज़ हैं या लोकल पार्टीज़ हैं उनके वोट बैंक पे ध्यान देने के बजाय द गवर्नमेंट शुड एक्चुअली फोकस ऑन द नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स स्ट्रेट अवे विदाउट एक्सेप्शंस. देखिए, इनफैक्ट यू आर अ लॉयर इनफैक्ट, सो आई वुड से मैं टेक्निकली बात करूंगा. सी 356 में आप स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त कर सकते हो, एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस
इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उसका रीजन हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी में आप कर सकते हो कब, जब एक्सटर्नल अग्रेशन हो, वेरी, जो लास्ट अपना अमेंडमेंट भी हुआ था 352 में, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल अग्रेशन तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, अभी हो नहीं रहा। So see again, emotionally, I also am in the same bucket as you, right? Which is to say I believe the central government should act. But when you are in the position, उस position में जब आप रहेंगे तो जो हमारा संविधान है, जो established laws हैं, उसको आपको फॉलो करने ही होंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट के एरियाज हैं, लैंड स्टेट गवर्नमेंट का एरिया है, तो जब तक जमीन नहीं देगी आप फेंसिंग नहीं कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि क्यों नहीं बीएसएफ को भेज के पूरा घेर देते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल, बट नो, दैट्स नो हाउ इट वर्क्स, राइट। वो स्टेट गवर्नमेंट ही लैंड लेगी, है ना, जो लैंड का एक्ट है अपना, लार वाला एक्ट, उससे लेगी, वो कॉम्पनसेशन देगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ये लैंड हम आपको दे रहे हैं फेंसिंग के लिए। दैट्स द ड्यू प्रोसेस। तो उसमें मुझे लगता है, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट पुश करती है, ऐसा नहीं कि पुश नहीं करती। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार मुझे ये सवाल पूछा जाता था कि घुसपैठ अगर इतना हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, और फिर वो फेब में इनफैक्ट वो जो हाउस में एक जवाब आया होम मिनिस्ट्री का, वो मैंने सुना कि जो होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं वो 8 या 9 बार मीटिंग कर चुके हैं वहां के चीफ सेक्रेटरी से, सिर्फ वो लैंड के लिए 7-8 बार लेटर्स लिखी जा चुकी है। तो ऐसा नहीं वो लोग शांत बैठे रहते हैं, दे ऑल्सो कीप पुशिंग अपनी तरफ से। और फिर जब इतना पब्लिक प्रेशर आने लगा तो एक्चुअली फिर 100-125 किलोमीटर जमीन दिया गया है अभी वहां पे, राइट। तो अगेन इट मे बी फ्रस्ट्रेटिंग, बट हाँ, प्रोसेसेस अपने को तो डेमोक्रेसी फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, मुझे लगा कि मैं आपसे पूछ लूँ, एंड दैट इज़ रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, रिलेटेड टू द एक्चुअल सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल। अगर मुझे आज कोई वहाँ बिजनेस शुरू करना है, छोटा कोई बिजनेस शुरू करना है, तो कौन से 3 लोग होंगे जिनको मुझे मतलब बेसिकली वहाँ खुश करना पड़ेगा टू कीप रनिंग माई बिजनेस? डिपेंड्स व्हाट इज द साइज ऑफ योर बिजनेस, राइट। लेकिन फिर भी जैसे एक बहुत एवरेज साइज बिजनेस की कहीं भी बात करें इन वन ऑफ द हिंटरलैंड्स, जैसे मैंने कहा कि पार्टी के जो फंक्शनरीज हैं वो इतने ज़्यादा एम्पावर्ड हैं कि एक तरह से बिना उनके अप्रूवल के, उनके जानकारी के, आप बिजनेस ही नहीं शुरू कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि मैं किसी पार्टी वाले को क्यों जाके जानकारी दूँ, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। तो वहाँ का जो लोकल पार्टी वाला है, फिर वहाँ पे अगर आप कोई एस्टैब्लिशमेंट बना रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो भी मेरे को सामान सबसे सस्ता देगा मैं उससे ले लूँगा। वो आपको बोलेंगे कि सामान ले ही रहे हो तो इससे बालू ले लो, इससे छड़ ले लो, इससे सीमेंट ले लो, तो मतलब, और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी सेटअप है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दे विल सपोर्ट यू टिल द पॉइंट दैट तब तक पार्टी भी आपके साथ में। अगर पार्टी वाले आपके अगेंस्ट हो गए हैं तो सेम लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करेगा। तो हेंस मैंने कहा वो जो पूरा बंगाल का कल्चर है वो भले पार्टी बदल गई, टीएमसी है, लेकिन आप कल्चरली देखेंगे तो अभी भी एग्जैक्टली लेफ्ट का कल्चर है। स्ट्रक्चर भी सेम है, कल्चर भी सेम है, कल्चर भी सेम है। आप वर्किंग कल्चर देख रहे हैं प्रोफेशनलिज्म के तौर पे, वर्क कल्चर्स बहुत सेम है अभी तक, राइट। और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी बहुत बार कि हम लोग का तो घूम भात चलता है, वो दोपहर में भात खा के सोना ही बनता है, हमारा कल्चर है। तो वो एक तरह से कल्चर के नाम पे उसको डिफेंड करेंगे कि वी आर नॉट इन अ रश, तो हम 5 बजे के बाद काम क्यों करें, राइट। तो उसको एक जस्टिफाई करने का तरीका है, एंड वो इतना सीप कर चुका है उस कल्चर में, आप देखेंगे। एंड हेंस आप देखते हैं कि चाहे आप इंडस्ट्रीज देख लें, कोई नया वहाँ पे, अब ममता बनर्जी इनफैक्ट इन्वेस्टर समिट्स करती हैं, अभी पिछले साल उन्होंने किया था कलकत्ता में, काफ़ी बड़ा, बट कोई आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर्स को भी ना बहुत ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए, वो 5 साल देखते हैं, वेट करेंगे, दूसरे इन्वेस्टर्स को देखेंगे कि कोई कर रहा है नहीं, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो वो भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कल्चर आपने ऐसा बना रखा है। एंड आपके पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं उनके, दूसरे वाले रहे तो कोई बात भी, आप ही के पार्टी वाले परेशान करते, जिनके खिलाफ ना तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, ना कुछ और एक्शन लिया जा सकता है। तो जिस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि वायलेंस भी हो रहा है वहाँ पे, लोग डर भी रहे हैं, देयर इज़ अ फेयर इकोनॉमी विच इज़ गोइंग ऑन, तो इस वायलेंस का, वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिल रहा है? द पार्टी इन पावर, क्योंकि यू आर यूजिंग वायलेंस टू बी इन पावर, राइट। अभी जैसे जितने भी आप रिसेंट इंसिडेंट्स देखते हो कि किसी ने झंडा लगा दिया बीजेपी का, किसी ने वोट दे दिया बीजेपी को, तो उसकी पिटाई हो गई, उसकी हत्या हो गई, किसी महिला का बलात्कार हो गया। अभी रिसेंटली आप 24 के इलेक्शंस में देखा, इनफैक्ट जो पिछले पंचायत इलेक्शंस हुए थे बंगाल में, उसमें 1/3 सीटें अनकंटेस्टेड वो लोग जीते, टीएमसी वाले। 1/3 पंचायत ऐसा कैसे हो सकते हैं जहां दूसरा कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हो रहा है? तो दैट वायलेंस इंस्टिल्स दैट फियर,
वो गांव में दिखता है, उसको लगता है कि यार अगर मैं यहाँ बीजेपी का झंडा ढूंढूंगा और 10 लोग को जाके बोलूंगा तो लोग पीटेंगे मुझे, तो डर होगा तो कोई ना खड़ा ही नहीं होगा कार्यकर्ता उस पार्टी का, तो इसलिए कार्यकर्ता नहीं खड़े हो पाते हैं। तो दैट कीप्स यू इन पावर, दैट्स द लेफ्टिस्ट मॉडल, वो टीएमसी बस उसको यूज कर रही है स्ट्रेट अवे। ठीक है। और जो आज हमारी वेस्ट बंगाल की सिचुएशन है, अगर आपको उसको एक वर्ड में समराइज करना हो तो क्या बोलोगे? I know it's quite not that easy. I feel very sad for Bengal. Extreme. Bengal is a prime example in India of a state that was at its pinnacle, the highest point in our country in terms of industries, culture. जो बंगाल का लिटरेचर आप देखें, मूवीज देखें, डांस फॉर्म्स देखें, दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इकोनॉमी में इट वाज एट द टॉप ऑफ द क्लास, राइट? इंडिया का ड्राइविंग रीजन था वो। गवर्नेंस में आप देख लें, यू नो, हर तरीके से, इनफैक्ट राइट, रिवोल्यूशनरी सबसे ज़्यादा वहाँ से आए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का वो पूरा सेंटर था। वैसा एक स्टेट आज अगर आप इंडिया में देख रहे हैं, मतलब वो किसी पर कैपिटा में 24वें स्थान पर है। यू नो, आयुष्मान भारत वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है, राइट? सेंट्रल स्कीम्स में सारे में झगड़ा ही चल रहा है उसका। मनरेगा का पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि मनरेगा के पैसे को मिसयूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट वहाँ का देखेंगे तो पूरे देश के कंट्रीब्यूशन का 4% से कम है, राइट? अब जीडीपी में आउटपुट देखेंगे तो यू नो, आज़ादी के समय 10.5% कंट्रीब्यूशन था नेशनल जीडीपी में, अभी 5.5% है। तो मतलब वो होता है ना, कोई जमींदार अगर वो फटे कपड़ों में आप उसको देख लो किसी सड़क पे, तो कैसा फील होगा, यार ये ऐसा जमींदार था, आज कैसे देख रहे हैं इसको। तो उस प्रकार का दुख होता है उस स्टेट को देख के कि व्हाट हैव वी मेड ऑफ दैट स्टेट, राइट? एंड वी कीप जस्टिफाइंग इट in the name of various things of culture and you know what not, tradition and what not, उसको justify भी करते रहते हैं। वो acceptance भी नहीं है। जैसे बिहार में ना acceptance है सबको कि हम बहुत बुरी हालत में हैं, वो मानते हैं कि हमारी हालत सबसे बुरी है, राइट? तो कम से कम एक होप बनता है कि फिर पॉलिटिशियंस एक्सपेक्टेशन भी होगा ना यार कि हमारी हालत इतनी बुरी क्यों है, हम सवाल पूछ रहे हैं तुमसे, तुम कुछ करो। वहां पे तो मानने को तैयार ही नहीं है बहुत सारे लोग कि हमारी हालत बुरी है। अभी भी वो फीलिंग राजा वाली है कि नहीं, बंगाल इज द बेस्ट। तो आपको लग रहा है कि अभी बंगाल में ममता बनर्जी के ऑल्टरनेट के लिए प्रशांत किशोर जैसा कोई आदमी आके लोगों को एक्चुअली कुछ बताने की कोशिश तो करे कि भाई तुम्हारी हालत कैसी है? कोई पॉसिबिलिटी है आसपास में? सी यू डोंट नीड, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से आके बताए। कई बार, सो फॉर एग्जाम्पल शुभेंदु अधिकारी, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उन्होंने ममता बनर्जी को उसी नंदीग्राम में हराया, राइट? जहां से ममता बनर्जी एक तरह से हीरो बनी, उसी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 21 में हराया। तो वो एक सीट पर अगर हार सकती है ममता बनर्जी, वहां के लोग अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं उनके ऊपर, उसके कुछ तो रीजंस होंगे, तो वही पूरे स्टेट में भी रेप्लिकेट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, लोकल कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो शायद उनको ज्यादा बेहतर लगने लगे। उनको अब वो शेख शाहजहां को कौन वोट देगा, या वहां पे वो हुमायूं कबीर को वोट नहीं देंगे, वो वहां पे फरहाद हकीम को वोट नहीं देना चाहेंगे। तो हो सकते हैं बेटर कैंडिडेट्स बहुत सारे जगहों पे आपके वो जीत कर आए उनके कैंडिडेट्स के विरुद्ध, और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। आई सी दिस इज अ वेरी वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट दिस टाइम, सो नॉट अ इजी राइड फॉर एनीबडी। और अभी जो बंगाल की सिचुएशन जो हमें डिस्कस कर रहे हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन है वहाँ पे, उसका आर दीज द सोल रीजन कि बंगाली लोग वहाँ से निकल भी रहे हैं, बाहर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू स्टे देयर, स्पेशली द यूथ। वहाँ का माइग्रेशन अब पहले, सो अगर आप देखिए पहले कलकत्ता में इन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता था, राइट? इमिग्रेशन दूसरे स्टेट से, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, नॉर्थ ईस्ट से, कलकत्ता में आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट टाइम 2011 में रिवर्स हो गया, अब आने वाले लोगों से वहाँ से निकलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और बाहर जाने के बाद भी अगेन दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन, जैसे आपका बिहार पे पूछा था, मैं जस्ट वांट टू अगेन आस्क द सेम क्वेश्चन, डू यू ऑल्सो सी शेम इन पीपल इटसेल्फ बाय रिलेटेड टू देयर आइडेंटिटी, कि मैं किसी को बाहर जाके बताऊं कि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल? नो, दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि एक तो बिहार पहले कभी भी बहुत ऐसा प्रॉस्पेरस, वो फिर बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, दैट्स डिफरेंट। मॉडर्न हिस्ट्री में इट्स नॉट बीन एज प्रॉस्पेरस। बंगाल एक्चुअली कुछ दशक पहले तक, 60 के दशक तक बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस रहा है। वेरी रिसेंट हिस्ट्री होता है, राइट? एग्जैक्टली। दूसरा, कल्चरली बहुत ज्यादा रिच रहा है, राइट? रिवोल्यूशनरीज रहे वहाँ के आइकन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद, इतने कल्चरल आइकन्स रहे। उसकी यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन।
तो वो प्राइड अभी तक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो शेम बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार वो प्राइड एक तो अच्छी चीज भी है, कई बार उसका नुकसान भी होता है कि वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट प्राइड टू से कि नहीं अब हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या वो लाइन यूज़ करूं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया टाइप काइंड ऑफ थिंग, कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है बट सिंस वी आर सो इंटरट्वाइंड। रियलाइजेशन आना चाहिए। कई बार वही होता है ना कि हम बहुत बाद में जाके रियलाइज करते हैं कि यार कम्युनिस्टों ने तो हमारी इकोनॉमी की लगा दी, लेकिन अब रियलाइज करके फायदा क्या, अब तो सरकार में भी नहीं है। एग्जैक्टली। जब रहते थे सरकार में तब रियलाइज करते तो कोई फायदा था। और अगर आपके हिसाब से अगर 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन में 3 सॉल्यूशन आप देना चाहो वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, कोई मैसेज है कि 3 लाइन में कि भाई ये 3 चीज़ें तुम्हें करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आपकी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी और डिग्रेड होगी? सो फर्स्ट, एक तो इकोनॉमी वहाँ पे इट्स नॉट सस्टेनेबल अब, राइट। इंडस्ट्रीज एकदम नहीं आती है, इंडस्ट्रीज क्लोज हो रही है। अभी एक बहुत अच्छा वो डेटा था, सर्वे, एनुअल सर्वे बोलते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस, ऐसा एक एनुअल सर्वे होता है वो। उसका डेटा था कि 2016 से 23 तक में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में करीब 25 लाख जॉब क्रिएट हुए, राइट। ये अनस्ट्रक्चर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज में, जो छोटी कंपनीज होती हैं, करीब 25 लाख जॉब क्रिएट हुए इन 7 सालों में। बंगाल में इन्हीं 7 सालों में 30 लाख जॉब रिड्यूस हुए इन द सेम ड्यूरेशन। लुक एट द कंट्रास्ट, राइट। फिर एक डेटा उन्होंने दिया अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 का। उन्होंने कहा देश में करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जॉब्स क्रिएट हुए इसी जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, जो कंपनीज में 1 करोड़ 17 लाख के आसपास जॉब्स क्रिएट हुए। उन्होंने कहा बंगाल में इसका कंट्रीब्यूशन है करीब करीब 0%, वहां कोई जॉब्स क्रिएट नहीं हुआ। तो 2-4-5 हुए होंगे, बट प्रोपोर्शनली ऑलमोस्ट 0। इससे ज्यादा दयनीय कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली अभी फिलहाल होप जो है बहुत कम है वेस्ट बंगाल के लिए, until unless some drastic change happens, some in the government, in the policies, in the execution and so on so forth। और कुछ नए लोग जो वहीं से निकल के आए हैं लोगों को जगा दे कि देखो यार तुम्हारे साथ काफ़ी इंटरनली होना पड़ेगा, बाहर से जाके आप कोई नहीं समझा सकते, कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि वो प्राइड है जो बाहर के लोगों की नहीं सुनेगा, जो एंसेस्ट्रल खून में बसा हुआ है कि वी वर टॉप ऑफ द टॉप पीपल, आवर एंसेस्टर्स वर टॉप ऑफ द टॉप पीपल, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे यहाँ से गया काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, चलिए, इट हैज़ बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर। बहुत कुछ सीखा है मैंने, एंड आई होप पीपल विल ऑल्सो लर्न अ लॉट और उनको कुछ अच्छा मैसेज मिले। अगर आप एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहते हो लोगों को कि जो बेसिकली रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, द पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, द बेस्ट थिंग अबाउट वेस्ट बंगाल इज अगर वहाँ का कभी वोटिंग परसेंटेजेस देखेंगे तो एक्सट्रीमली हाई होता है, हमेशा मोर देन 80%। देश में और कहीं नहीं होता है, विच मीन्स कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत एक्सट्रीम है। इलेक्शंस वहाँ पे त्योहार की तरह होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक वो कंटिन्यूड रहना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उतना हाई होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विथ ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। किसी को इसलिए मार दिया कि किसी और को वोट दे दिया, किसी और का झंडा लगा दिया। डेमोक्रेसी अगर इन ट्रूएस्ट फॉर्म वहाँ पे रहेगी तो अपने आप अच्छी सरकारें बनने लगेंगी। फेयर इनफ। तो भाई आज के लिए मृत्युंजय शर्मा हमारे साथ थे, और अगेन मैं दोबारा आपके साथ बैठना चाहूँगा, नॉट ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा एज वेल। बिल्कुल, इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट टाइम फिर बात करते हैं किसी और अच्छे टॉपिक पे, किसी और अच्छी चीज़ पे रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इश्यूज़, पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, बहुत सारी डिबेट चल रही हैं, बट विल कीप ऑन कमिंग, विल ट्राई टू एजुकेट यू, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी हियर।